अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा नावल लेके आई हूँ। ये वानी वानी बेस है और इसके अलावा ये कैसा नावल है ये हमें पढ़ के ही पता चलेगा। और नाम के लिए आप लोगों को लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा, तो लास्ट पे आप लोगों को ये नाम पता चल जाएगा और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स देना है। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ हूँ, कोई मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मुझे यहाँ 2 घंटों से लगातार इसकी यही आहो पुकार चल रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसे तो ये भी मालूम था कि यहाँ कोई है, क्योंकि इसे कमरे में बाहर से आवाज़ें आ रही थी। आज सुबह इसे अपने दोस्त के घर कुछ काम था। इसके पापा ने कहा भी था कि वो इसे छोड़ कर आएंगे, पर वो ज़िद करके अकेली निकल पड़ी थी कि सामने ही तो कुछ मसाफत पर दोस्त का घर है, अकेली चली जाएगी। पर अभी वो घर से 2 कदम ही निकली इंतज़ार हो, तब से अब तक वो होश से बेगाना थी। 2 घंटे कबल इसकी आँख खुली तो इसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। तब से वो परेशान थी कि ये कौन है और इसे यहाँ लाकर भूल गए हैं। वो हज़ार बार दरवाज़ा बजा चुकी थी, पर जवाब न ना आया। थोड़ी देर बाद इसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास बात कर रहा हो। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक दराज कामत आदमी अंदर आया और इसे लेकर जाने लगा। वो झिपटा कर दूर हुई और बोली, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने क्या किया है, मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मैम प्लीज़ आप चलें, वरना साईं हमें छोड़ेंगे नहीं। वो नज़र झुकाकर बोला, वरना इतनी हिम्मत आती कि अपने साईं की इज़्ज़त पर आँख उठाकर भी देखते। इसकी बात सुनकर मुलाजिम के साथ चल दी। चलो ऐसे तो यहाँ से निकलना नामुमकिन था। देखा जाएगा कि कौन इसे बुला रहा है। इस मुलाजिम के हमरा हुए कमरे के सामने आकर रुकी और सवालिया नज़र से मुलाजिम की तरफ देखा। इस पर मुलाजिम ने बोला, साईं अंदर हैं, हमें कहा गया है कि आपको अंदर अकेला भेजा जाए। मुलाजिम इसे छोड़कर जा चुका था, बस इसे इतना ही हुक्म दिया गया था। वो भी इसी शशोपंच में मुब्तला खड़ी थी कि अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि किसी नामहरम के पास जाते हुए इसे खौफ आ रहा था। अभी शायद वो इस बात पर सोच विचार कर रही थी, एकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ वो चौंक गई। एक मजबूत हाथ में इसका बाजू था और इसने अंदर कमरे की जानिब खींचा था। इसका दिल डर के मारे हाथ में आ गया था। साथ ही दरवाज़ा बंद करके इसे अपनी बाहों में जकड़े खड़ा था। प्लीज़ मुझे छोड़ें। लीना इसकी मजबूत गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली थी, पर मुखालिफ सिमत कोई फ़र्क ना परवाह वैसे ही अपनी नज़रों की प्यास मिटा रहा था। आखिरकार इसने रोते हुए कहा, प्लीज़ लीव मी, आप मुझे इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। मेरी जान, तुम्हें मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। शाहज़ेब खान ने इसके कान के पास सरगोशी में बोला। अलीना अपने चेहरे पर इसकी गर्म और शराब की बू से भरी सांसें महसूस कर रही थी। इसे लगा जैसे किसी आग की भट्टी ने इसे छू लिया हो। एक नामहरम का लम्स इसके लिए सुहाने रो था। वो बहती आंखों के साथ इसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी और शायद आज पापा की बात ना मान के इसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी ज़िद करती और ना इस आग की भट्टी में झोंक रही होती। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो इस अजनबी का नाम क्या शक्ल तक नहीं पहचानती थी और ये इस पर अपने हक जताने की बात कर रहा था। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ आएं। अलीना ने आस भरी नज़रों से इसके वजीहा चेहरे की तरफ देखा। इसकी बात सुनकर शाहज़ेब के चेहरे पर मायने खज़ी मुस्कुराहट आई थी। इसे एक जानिब ज़मीन पर फेंकते हुए फंकारा था। अपने भाई के खून बहा के तौर पर वानी हुई लड़की को कोई भी आंख बंद करके पहचान ले। इसकी बात सुनकर और गिरने की वजह से एकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा आया और आवाज़ खोने से पहले आखिरी सोच ये थी कि जिस चीज़ से इसके बाप ने इसे छुपा कर रखा था वो सच आज इसके सामने नाग बनकर डस रहा था। इसे अपनी आंखों पर वजन महसूस हो रहा था। आस्ता आस्ता इसने अपनी आंखें खोली तो अनजान जगह को पाकर कई लम्हे छत को घूरती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। एकदम इसे अपने ऊपर बीतने वाली क़यामत का एहसास हुआ। इसके साथ ये सब सोचते हुए जवाब देने लग गए थे कि वो इतने घंटों से यहाँ बंद है। इसके बाप की लाख कोशिशों के बाद भी वो इन ज़ालिमों के हाथ चढ़ गई थी। इसके बाप ने इसे कहाँ कहाँ ना छुपाया था, फिर भी बदकिस्मती से इनकी कैद में आ गई थी। इसे ये सोच के रोना आ रहा था कि इसके बाप को अब पता नहीं क्या क्या कुछ सुनने को मिलेगा। सबसे भरकर इसे अपनी इज़्ज़त की परवाह थी। हशमत खान अपने गांव के सरदार थे। इनकी गांव में बहुत इज़्ज़त थी। लोग अपनी बात से ज़्यादा इनकी बात को तरजीह देते थे। इनके 2 बेटे थे, एक बेटा हसन खान और दूसरा हसनात खान। हसन की शादी इनकी फूफो की बेटी सालिहा खानम के साथ हुई थी, जो इनके वालिद की पसंद से हुई थी, जबकि हसनात खान की शादी इनकी पसंद से हुई थी। इनकी ज़ौजा मरियम नहायत नरम दिल औरत थी। वो हमेशा सालिहा खातून के सामने खामोश हो जाती थी। हसन खान बड़े थे और इनकी 2 औलादें थी, एक बड़ी बेटी हरम और एक बेटा मुज़म्मिल खान, जबकि हुसैन खान के 2 बेटे थे, एक शाहज़ेब खान और दूसरा जहांज़ेब खान।
مزمل خان نہایت عیاش پرست ثابت ہوا تھا۔ گاؤں میں روزانہ کسی نہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ بدتمیزی اس کا شیوا تھا۔ ایک دن اس گاؤں کے ایک کسان کی بیٹی علینا، جو اس وقت میٹرک میں تھی، گھر کی طرف گامزن تھی۔ دھوپ کی وجہ سے گوری رنگت لال ہوئی پڑی تھی۔ وہ کئی دنوں سے مزمل خان کی گھٹیا حرکتوں سے پریشان تھی۔ آج اسے نہ پا کر اسکول سے گھر جا رہی تھی کہ اسے اپنا سکون غارت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ جب سامنے سے مزمل خان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، وہ اپنا دھیان ہی جا رہی تھی، اس لیے اسے مزمل خان کی گاڑی قریب سے گزرتی دیکھ کر بھی دھیان نہ دیا، پر اسے سامنے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس سے سامنے مزمل خان کی آنکھوں میں ہوش نظر آئی تھی۔ گلی بھی سنسان تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لیتی۔ مزمل نے اس کی طرف کمینگی سے مسکراہٹ لیے آگے بڑھا کر علینا کو اس کی موجودگی کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے جلدی سے بھاگ کر گزرنے کی کوشش کی۔ اگلے لمحے اس کا بازو مزمل کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت صرف اپنی جان لٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جسم میں جیسے کسی نے کوئلے رکھ دیا ہو۔ ایک دم اس کا دوسرا ہاتھ میں آیا اور مزمل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مزمل کی زبان سے ایک گندی اور غلیظ گالی نکلی تھی۔ سالی، تو خود کو سمجھتی کیا ہے؟ آج تیری اکڑ نکال کر ہی رہوں گا۔ تیری اوقات میں دکھاؤں گا کہ تو نے مجھے مزمل خان کو تھپڑ مارا۔ تیری اتنی ہمت! وہ گالیاں بکتا اسے کھینچ رہا تھا۔ طاقت کے نشے میں چور، اسے کسی کی عزت کا احساس نہ تھا۔ پلیز جانے دو مجھے، کوئی حیا کرو، میں تمہارے گاؤں کی عزت ہوں۔ اسے گاڑی میں ڈال رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ ایک دم اس کے ہاتھ سے علینا کا بازو چھوٹا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ علینا کا باپ اس کو غضب کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، پر ایک باپ کو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے جان دینے اور لینے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ آگے کون ہے، چاہے وہ ملک کا وزیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس وقت بھی اجمل کو اپنی بیٹی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا کہ سامنے مزمل خان ہے۔ اس کے دوسرے وار سے اس کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ کچھ لمحے تک اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ لوگ شوق میں رہے، یہ ہو کیا گیا ہے؟ اجمل نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کی نبض چیک کی، جو بند تھی۔ اجمل نے غضب میں کچھ زیادہ ہی زور سے اس کے سر پر پتھر مارا تھا۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ علینا تو سن جسم کے ساتھ زمین پر بیٹھی کبھی باپ کو دیکھتی تو کبھی مزمل کی لاش کو۔ اجمل کو ایک دم حالات کا اندازہ ہوا تھا کہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ صحیح بولتے ہیں کہ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اب اجمل کو خود کی نہیں، اپنی بیٹی کی برباد تھی، جس کی عزت کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا، کسی نے انہیں دیکھ کر شور مچا دیا کہ اجمل نے اس گاؤں کے سردار کے پوتے کا قتل کر دیا۔ اگلی صبح پنچایت میں سب کے سامنے ان کو سامنے بلایا گیا۔ شاید رب کو بھی ان کی بے گناہی پر رحم آ گیا تھا، اس لیے آخر میں خون کے بدلے خون یا پھر روانی مانگے گی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے میں کسی کی آہٹ سنائی دی، پر ایک کمزور دوسرا رو رو کے اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ اب اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ شاید اس نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا کہ ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ شاہ زیب نے نہایت طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر علینا کو اپنا آپ بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ واپس جانے کی بات یا اپنی بے گناہی ہی ثابت کر دے۔ اس نے واپس اپنے منہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا تھا اور صرف اپنے بابا کی خیریت کی دعا مانگنے لگی تھی کہ کہیں نہ یہ لوگ تکلیف پہنچا دیں۔ اس کا کوئی رد عمل نہ پا کر شاہ زیب کا دماغ گھوما تھا۔ اسے کیا لگا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ سنو لڑکی، کسی وہم و گمان میں نہ رہنا کہ تمہاری محبت میں گھائل ہو کر آیا ہوں۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ابھی تو میری جان بہت سے مراحل سے گزرنا ہے تمہیں۔ ابھی تو تمہیں میرے بھائی کے قتل کا حساب دینا ہے۔ سوچ رہا ہوں اگر تم ایسے نہیں کھاؤ گی تو مجھے تمہارے باپ سے بدلہ لینا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر علینا کا سر ایک دم اٹھا تھا۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ جس باپ کو بچانے کے لیے خود کو اس دوزخ میں دھکیلا تھا، اسے اب کیسے مصیبت میں ڈال سکتی تھی؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ اس میں ہماری کوئی قصور نہیں ہے؟ اگر اس جگہ تم ہوتے تو یقیناً تم بھی اس سے برا کرتے۔ اگر اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، اس میں میرے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ علینا کی بات سن کر اس نے جبڑے کو ہاتھ میں لے کر قریب کیا اور دھاڑ کر بولا تھا، مانا میرے بھائی کی غلطی پر اسے اپنی اداؤں سے لبایا بھی تم نے تھا۔ ایک مرد کو لبا کر اسے ولگلا کر تمہارا کوئی قصور نہیں۔ واہ واہ، کیا معصومیت ہے! اسی لیے تم سے بدلہ لینا ہے۔ میری جان، تمہارے باپ کی جگہ میں ہوتا اس سے برا حال کرتا۔ جان میری، اسے شاید اپنی بیٹی کی بات کرنا پسند نہ آئی تھی۔ باپ بنا نہیں تھا، پھر بھی بیٹی کی بات اس کے اندر کے خان کو جگا گئی تھی۔ دوسری بات جان میری، آئندہ اس زبان سے تم نکلا تو اس کو کاٹ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ تمہیں صرف میری بات مان کر چلنا پڑے گا۔ اس کے سرخ انگار ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا دل اس کی قیامت خیز خوبصورتی دیکھ ڈگمگا رہا تھا۔ اس کا بھائی اس پر صحیح فدا تھا۔ شاہ زیب کے دل کو نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا۔ اب یہ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اپنی کمزوری اس پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور بولا، یہ کھانا دیکھنے کے لیے نہیں رکھا، اسے میں تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر علینا نے کھانے کی طرف دیکھا جو ملازم رکھ کر گئے تھے، اور وہ اس وقت اپنی بربادی کا شوق منا رہی تھی۔ اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ جانتی تھی کہ اب زندگی آسان نہیں رہی، اسے برداشت کرنے کے لیے کھانا لازمی چاہیے۔ اب تو اس کی خود ہمت جواب دینے لگی تھی۔ شاہ زیب
शाहज़ेब उसे खाने की तरफ मतवज्जा देखकर जाने लगा। वो आया ही इसलिए था कि वो कल शाम से भूखी थी। वो जाते-जाते मुड़ा और बोला, तैयार रहना, अब कल हम हवेली जाएँगे। अलीना ने ये सोचा, ये इससे इस तरह तैयार होने का बोल रहा है जैसे इसे महारानी बनाकर लाया है। सोच के आते ही इसका मुँह तक कड़वा हो गया था। इसका बाप वानी के लिए नहीं मान रहा था कि एक मुसीबत से बचा कर दूसरी मुसीबत में डाल देना कहाँ का इंसाफ था, पर अलीना के ज़ोर पर वो बेदिली से मान गया था। वो नहीं चाहती थी कि इसके बाप को अब नई मुसीबत का सामना करना पड़े। इसका निकाह शाहज़ेब से होना तय पाया था, पर इसके बाप के ज़हन में कुछ और ही चल रहा था। वो जिस मौके की तलाश में था कि कब मिले और वो अपनी बेटी को इनसे बचा ले। वानी का मतलब इसे अच्छे से मालूम था कि की सज़ा इसकी बेटी को सारी उम्र भुगतनी पड़ेगी। इसको सोचते-सोचते निकाह का वक़्त भी आ गया, पर अजमल ने बहुत कुछ सोच रखा था, अब बस इस पर अमल करना था। निकाह के बाद 1 दिन का वक़्त दिया था रुखसती के लिए। अब ये क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हमें लम्हों में ढूँढ लेंगे। अलीज़ा ने अपने बाप को समझाते हुए कहा, बाबा आप रहने दें, जो मेरे नसीब में था आप अपने आप को तकलीफ़ में ना डालो। इसकी बात सुनकर अजमल ने इसे झाड़ पिला दी कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अपने बाप की बात सुनकर वो भी नीम रज़ामंद हो गई थी। कि कौन पागल अपनी ज़िंदगी ख़राब करता है। इसको कुदरत मौका दे रही थी तो इसे बचा लेना चाहिए था खुद को। अगले दिन पूरे गाँव में ये बात फैल गई कि अजमल अपनी बेटी को लेकर फ़रार हो चुका है। सरदारों के घर गुस्से की एक लहर दौड़ उठी थी। वो सोच रहे थे कि इसे उलट हो गया। शाहज़ेब खान के अंदर बदले की आग और भड़क गई थी। इसे पता नहीं ये आग इसको जला कर राख कर देगी अलीना को। इसको या अलीना का बाप इसे किसी दूसरे शहर ले आया था। शायद इसने सोचा था यहाँ इसे कोई पहचान नहीं सकता और इसमें कुछ साल कामयाब भी रहा था, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक दिन अलीना अपने बाप के साथ किताबें लेने गई थी कि वहाँ इसके गाँव के आदमी ने देखकर मुखबरी कर दी कि अजमल और इसकी बेटी यहाँ छुपे बैठे हैं। अजमल और अलीना बहुत एहतियात करते, पर एक मामूली सी गलती ने इनका पर्दाफाश कर दिया था। शाहज़ेब खान तो वैसे भी इनको जगह-जगह तलाश कर रहा था। जब तक वो इसे मिलना जाते इसने वैसे ही अंगारों पर चलना था। वो बस मौके की तलाश में था कि जैसे अजमल मिले, इसे अपने भाई की मौत का बदला ले। इसने लीना को गवाह भी इसलिए किया था कि इसे भी किसी अपने के बिछड़ने का एहसास हो, बट लीना को देखते इसका दिल कोई और ज़ुबान बोल रहा था। वो अपने मकसद से भटक रहा था। इसने सोचा था लीना से अपना हक वसूल करके अपने नाम की मोहर लगाकर सारी उम्र अपने नाम के साथ जोड़े रखेगा, पर लीना को देखते इसका दिल इसे रोक रहा था। इसे लीना के ऊपर जुल्म करने से रोक रहा था, इसलिए इसने सोचा लीना को हवेली छोड़कर कुछ दिन खुद को समझाएगा। इसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। नस्ली पठान था, सगा भाई हो या कज़न, दुश्मनी ये अपनी ही समझते हैं, और वैसे भी इसे अपनी तायाज़ाद से मोहब्बत थी। जैसा भी था इससे मोहब्बत करता था। वो अब हवेली वाले ही सोच रहे हैं कि किस लड़की का क्या करना है। वो हाथों में सर दिए बस यही सोच रहा था। दूसरी तरफ अलीना अपने रब से हिम्मत मांग रही थी, क्योंकि इसे अब अपनी पाकदामनी साबित करने के लिए हिम्मत दरकार थी। अगली सुबह इसने हवेली जाना था, पर इसको कपड़े पहने 3 दिन हो चुके थे। वो भी इसी ख्याल में थी कि मुलाज़िमा इसके लिए कपड़े ले आई। बेगम साहिबा, ये साईं ने आपके लिए भेजा है, इनका हुक्म है आप पहन कर तैयार हो जाएँ। कुछ देर बाद हवेली निकलना है। इसने शुक्रिया अदा किया। चलो ऐसे इसे इससे जाहिल के मुँह नहीं लगना पड़ेगा। वो कपड़े पहनकर नहाने चलेगी। वो नहाकर निकली तो इसे अपने हिसाब कुछ पुरसुकून मिले। वो बेध्यानी में अपने बाल सुलझा रही थी कि अपनी कमर पर किसी की उँगलियों का लम्स महसूस हुआ। इसका जिस्म जो लम्हे में लर्ज़ उठा था। अभी इसकी चीख निकलती कि मुखालिफ ने इसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके होंठों की जानिब बढ़ चुका था। इसकी चीख इसके मुँह में ही दब गई थी। अलीना शाहज़ेब की बाहों में जकड़ी इसका शिद्दत भरा लम्स बर्दाश्त कर रही थी। अभी वो और बढ़ता कि इसने पीछे इसे धकेल दिया और बोला, मेरी जान, इसमें इतना डरने की क्या बात है? अपने शौहर की ही बाहों में थी और अब हर रात आना है मेरी बाहों में ही। या शायद मेरे ख़्यालों में तुम मेरे अलावा किसी और का सोच रही होगी। सॉरी जान, अब तुम्हें सिर्फ़ मैं मिलूँगा। हर जगह बहुत भाग लिया तुमने और तुम्हारे बाप ने। वो तंज़ी तौर पर कहता इसे छोड़कर बाहर चला गया। पीछे किसी को अपने लफ्ज़ों की गांठ उतार गया था। अलीना का बाप दर-दर भटक रहा था। अपनी बेटी के लिए इसे यकीन था कि इसकी बेटी गायब होने में सरदारों का हाथ है, वरना इसकी यहाँ किसी से दुश्मनी ना थी और यहाँ कोई यहाँ पहचानता भी नहीं था इनको। वो बेबस हो गया था। गाँव वापस इसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इसने वहाँ से भागकर सारा शक खुद पर डाल लिया था, और वो अगर मदद के लिए भीख भी माँगता तो क्या कहता। इसने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को वानी के तौर पर इस कैद में डाला था। इसका आखिरी सहारा सिर्फ़ अल्लाह था, क्योंकि अल्लाह ही इसकी बेटी को इन ज़ालिमों से बचा सकता था। वो सिर्फ़ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने ना करता गुनाह की माफ़ी माँग सकता था। अलीना तैयार होकर नीचे आकर अब शाहज़ेब का इंतज़ार कर रही थी, जो इसे तब से नज़र ना आया था। इसके इंतज़ार में बैठे-बैठे अब ऊँग आना शुरू हो गए थे। वो सोफ़े के साथ कमर टिकाए कम नींद की वादी में खोए से कोई होश ना रहा था। शुरू से नींद की शदाइयों में से एक थी। अभी भी ऊँघ से कब वो गहरी नींद में गई इसे मालूम भी ना हुआ। इसकी माँ इसकी पैदाइश के वक़्त ही वफ़ात पा गई थी। इसके बाप ने इसे माँ बनकर पाला था, और जब वो भाग कर आए थे इसने एक दिन पुरसुकून होकर ना देखा था। वो ख्वाब में डर कर उठ जाती थी कि जैसे वो सरदार के कब्ज़े में हो, पर नसीब की सितम सरफ़ी थी कि आज वो इसकी कैद में ही थी।
وہ جلدی جلدی آئے تھے، اسے حویلی نکلنا تھا، پر ضروری میٹنگ کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کا سردار بنا تھا، کچھ عرصے قبل اس کے دادا حشمت خان انتقال کر چکے تھے۔ اگر اس ان کا دکھ نہ ہوتا تو شاید وہ کب کا علینا کو ڈھونڈ لیتا۔ وہ سردار بنایا گیا تھا کیونکہ بڑے بیٹے کو سرداری نصیب ہوتی ہے، پر وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ اندر آیا تھا کہ اس کی نظر اپنے سامنے سوئی ہوئی علینا پر پڑی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز نیند کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی، سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا، ٹائٹ قمیض میں وہ اپنی بھگانے والے روب میں لیٹی تھی۔ شاہ زیب کو اس کا سائز نہیں معلوم تھا، سمجھا تھا کہ بچی ہوگی، پر اسے سامنے دیکھ کر معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے اندر کون کون سی اشر سامانیوں کو لے کر بیٹھی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا، کئی لمحے وہ اس کے حسین چہرے کا طواف کرتا رہا۔ اس کی پیاسی نظریں اس کے سرخ انگار ہونٹوں پر تھی، جیسے اسے یہ امرت نصیب ہو اور وہ اس سے ساری عمر اپنی پیاس بجھاتا رہے۔ شاہ زیب سے اور ضبط نہ ہوا اپنے جذبات، ایک جذبات کا سمندر تھا جو اسے چلے جا رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اسے چھو کر اپنے ہونٹوں سے محسوس کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہوا اور اس کے چہرے پر کوئی رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، پر شاید علینا مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی۔ اس کی بے ہوشی جیسی نیند دیکھ کر شاہ زیب کے چہرے پر ایک تبسم پھیلا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے اوپر جھک گیا تھا، اس بار کے عمل میں شدت تھی۔ وہ کئی لمحے اپنی پیاس بجھاتا رہا تھا، علینا کے اٹھنے کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار اپنے لب سے مہکا رہا تھا، اس نے ہونٹوں سے اس کی گردن کی مسافت طے کی تھی۔ ابھی وہ اس پر جھکتا، علینا کی پلکیں لرز گئی تھی، جیسے اس کی نیند میں موجودگی محسوس کر رہی ہو۔ شاہ زیب اس کو اٹھتا دیکھ ایک دم دور ہوا تھا، وہ اپنی ہار اتنی جلدی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علینا کی جیسے آنکھ کھلی، اس نے اپنے سامنے شاہ زیب کو لاتعلق پایا۔ اس نے سوالے نظر سے شاہ زیب کو دیکھا۔ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ، ہمیں حویلی نکلنا ہے، شاہ زیب یہ بول کر چل پڑا تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر غصہ تھا کہ علینا اسے دیکھ لیتی تو کیا سوچتی، کہ ایک طرف وہ اسے بدلہ لینے کی کہتا ہے، دوسری طرف اس کے حسن کے آگے بے بس ہو گیا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس جیسی عورتوں کی یہی ادائیں ہوتی ہیں، جیسے لالوں کو قابو کیا، ایسے مجھے بھی کرنا چاہتی ہے، پر میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے صرف اس کی خوبصورتی متاثر کر رہی ہے، ویسے بھی میرا اس پر حق ہے، میں جب چاہے جو کروں، وہ صرف میرے انتقام کے لیے ہے۔ شاہ زیب نے خود سے عہد کیا اور اسے اس عہد کو نبھانا تھا۔ شاہ زیب نے فیصلہ کیا، وہ صرف اس کی قربت چاہتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی پابند تھی۔ ایک مرد شاید صرف اپنے حقوق جانتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں جو اس پر فرض ہیں، پر شاہ زیب بھی انہیں مردوں میں سے تھا جو صرف اپنے حقوق جانتے ہیں۔ علینا خود کو دوپٹے میں اچھی طرح چھپا کر باہر نکلی، جہاں شاہ زیب گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ اندر آ کر بیٹھی تو آگے کے بارے میں سوچ کے اس کا روم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اوپر سے شاہ زیب کے تاثرات اس طرح کے تھے کہ بس وہ اسے کہیں سے غائب ہو جائے۔ شاہ زیب نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ پیچھے اس کی حفاظت کے لیے گارڈز کی گاڑیاں موجود تھیں جو ساتھ لیے رکھتا تھا۔ جب سے وہ سردار بنا تھا، وہ بھی اپنے باپ کی لاکھ کوششوں کے بعد سارا راستہ علینا سوچتی آئی تھی کہ اس کے ساتھ حویلی میں کیسا رویہ رکھا جائے گا۔ سارے راستے شاہ زیب اسے تلخی پیش کرتا رہا، وہ بھی اس کی خاموشی کو غنیمت سمجھتی آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی ایک دم رکنے پر وہ خالی نظر سے آگے دیکھنے لگی۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آیا وہ حویلی پہنچ گئی ہے۔ اس کے ڈر کا اندازہ شاہ زیب اس کے چہرے سے لگا سکتا تھا۔ اسے ایک لمحے اس پر ترس آیا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی ماں نہیں تائی نے سلوک کرنا تھا۔ آخر اس کا اکلوتا بیٹا اس کی وجہ سے قتل ہوا تھا، اس کا بس چلتا وہ اسے اسی وقت مار دیتے۔ شاہ زیب نے اس کی نفرت کا اندازہ اس کی حویلی میں جگر سے لگا لیا تھا، جیسے وہ زہر بھرے لہجے میں اس کا نام لیتی تھی، اتنی نفرت ان کے لہجے میں تھی۔ اگر علینا ان کے سامنے گئی تو اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ علینا کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ علینا پر صالحہ خانم کی نظر پڑی اور وہ ان کے قریب آئی اور ایک دم فضا میں زوردار تماچے کی آواز گونجی تھی۔ صالحہ خاتون نے علینا کے منہ پر ایک اور زوردار تماچا مارا تھا۔ وہ سامنے اپنے بیٹے کے مجرم کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی تھی، وہ بے قابو ہو کر علینا کے اوپر جھپٹ پڑی تھی۔ شاہ زیب اس کارروائی کو لاپرواہ ہو کر دیکھ رہا تھا، کیسے اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو، پر دل کے کسی کونے میں اسے برا محسوس ہو رہا تھا، پر وہ اپنی تائی جان کو روک کر خود سے بازر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چاہے صالحہ خاتون کہ اس کی ماں کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہوں، پر انہوں نے اسے بیٹا ہی سمجھا تھا۔ شور کی آواز سن کر سارے گھر والے نیچے حویلی کے صحن میں اکٹھے ہو گئے۔ گھر کی عورتیں علینا کو نہیں پہچانتی تھیں، وہ انجانی نظر سے علینا کی صالحہ خانم کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کون ہے۔ شاہ زیب اور برداشت نہ ہوا تو وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ وہ لوگ شاہ زیب کی جانب دیکھ رہے تھے، کوئی صالحہ خاتون کو روک کیوں نہیں رہا۔ جب جہان زیب
ने सालेहा खानम को रोकते ना देखा तो आगे बढ़ा और इन्हें अलीना से दूर करने लगा। क्योंकि अलीना की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तबरों की बौछार से इसका होंठ एक जानिब से फट चुका था और गाल सूज गया था। गाल पर उँगलियों के निशान वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। शायद मरियम खातून को भी इस पर तरस आ गया था, इसलिए इसे लेकर कमरे की जानिब चल पड़ी। शायद मरियम खातून को भी अंदाज़ा हो चुका था, ये वही लड़की है जो वानी इनके बेटे के निकाह में है। पीछे सालेहा खानम की आवाज़ें इन्हें सुनाई दे रही थी, वो लगातार बद्दुआएँ दे रही थी, बस नहीं चलता उनका गला दबा देती। ऊपर अपने कमरे में शानज़ेब सर हाथों में लिए परेशान बैठा था, इसके दिल को किसी पल करार नहीं आ रहा था। दिल कर रहा था कि जाकर नीचे अलीना को अपने गले लगाए और सबसे छुपाकर कहीं दूर ले जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, चाहे जो भी हो। वो इसके भाई के कत्ल की वजह थी। वो जितना भी इन चीज़ों से बचता, पर सालेहा खानम इसे जीने नहीं देती। सालेहा खानम ने इसे खुद बताया था कि अलीना ने इसके बेटे को अपने जाल में फंसाया था। वो इसके घर रिश्ता लेकर जाना चाहता था, पर अलीना जैसी औरतें अपना घर नहीं बसाना चाहती बसाया करती। मुज़म्मिल खान ने शादी पर जोर दिया तो इसने कोई राह न देखते हुए मुज़म्मिल को बदनाम करना चाहा और इस मौके की तलाश में थी कि मुज़म्मिल पर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाकर इसे बदनाम कर दे। वो चाहती थी कि गाँव का आदमी इसे मुज़म्मिल के साथ देखे तो वो शोर मचा दे, ये इसके साथ ज़बरदस्ती करके कहीं लेकर जाना चाहता है। वो खुद बच जाती और इसकी मुज़म्मिल से जान छूट जाती, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसके बाप ने इसे मुज़म्मिल के साथ देख लिया और गुस्से में इसे कत्ल कर दिया। बनकर एक तरफ हो गई और इसके बेटे को गलत साबित कर दिया। वो तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहती है और इसका यही काम है, मेरे लड़कों को अपने जाल में फंसाना। जब से वो इसको मिला था, इसने इसके अंदर कोई भी गलत बात महसूस ना की थी। इस जैसी होती तो इसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती, पर वो जब भी इसके करीब गया, इसके अंदाज में हया महसूस की। शायद इसका दिल इस बात को मानने पर राज़ी ना था और दिमाग अपनी ताईजान की बातों में उलझा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किधर जाए, अपने दिमाग की सुने या अपने दिल की। वो अपनी ताईजान की बात पर अंधा एतमाद करता था। इसका दिमाग कहता कि इसकी ताई इसे गलत नहीं बता सकती और शायद ये सब कुछ सोचकर पागल हो जाता है, इसलिए इसने सिगरेट जलाकर इसके धुएँ को अपने अंदर उतारना शुरू कर दिया। मरियम खातून को इसके ऊपर तरस आ रहा था। रीना बस रोए जा रही थी। इसके बाप ने इसे फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था और इसके साथ इस तरह का रवैया इसे बुरी तरह घायल कर रहा था। मरियम खातून अगर बदले की आग में देखते तो अलीना को इसके हाल पर छोड़कर चली जाती, पर ऐसा ना कर सकी क्योंकि वो मुज़म्मिल खान की आदत से वाकिफ़ थे और इन्हें यकीन था कि इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुज़म्मिल खान का हाथ है। इसके बेटे की इज़्ज़त चाहे जो भी हो, अब वो इनके निकाह में थी और औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इस तरह के ख़्याल नहीं रख सकती थी। वो इससे बदला लेने की सोच भी नहीं सकती थी। इसमें अपनी बेटी नज़र आ रही थी। इन्हें शुरू से ही शौक़ था कि इनकी भी कोई बेटी हो, पर अल्लाह को जो मंज़ूर वही हुआ। लेकिन अब इनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और वो किसी भी तरह करके इसे सालेहा खानम से बचाना चाहती थी। उन्हें इसके ऊपर पूरा यकीन था कि ये मासूम है। अगर इन्हें सालेहा खानम का पता ना होता तो शायद वो इनके साथ इसी तरह का रवैया रखती। वो इसे अपनी गोद में लिटाकर चुप करवा रही थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे शाहज़ेब से इस मुतल्लिक़ बात करना चाहती थी, इसलिए इसके पास हरम को छोड़कर चली गई थी। जहाँ ज़ेब किस तरह कर रही है तुम किस औरत के साथ किस तरह का रवैया रख सकते हो? सबसे बढ़कर वो तुम्हारी इज़्ज़त है, तुम्हारे निगाह में है, तुम्हें चाहिए कि तुम इसकी हिफ़ाज़त करो। मरियम ने शाहज़ेब को देखते गुस्से से कहा, मामा जो भी हो पर इसमें इसका कसूर है, इसकी वजह से मेरे भाई का कत्ल हुआ, मैं किस तरह माफ़ कर सकता हूँ? कभी तो आँखों देखा भी गलत हो जाता है और तुम किसी की सुनी-सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हो। तुम्हें वाक़ई यकीन है ये लड़की इस तरह की हो सकती है? मेरे ख़्याल में तुम नज़रशनास इंसान हो और तुम समझ सकते हो एक इज़्ज़तदार लड़की की आँखों में सबसे बढ़कर इसकी हया होती है और अगर वो इसकी होती तो अब तक सालेहा खानम को दो टोक जवाब दे चुकी होती। मरियम खातून की बात पर शाहज़ेब सोचने पर मजबूर हो गया था। जो होना था हो गया, फिर मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर आ जाओ। मरियम खातून अपनी बात करके कमरे से चली गई और पीछे शाहज़ेब खान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। हरम और जो अलीना को सुलाकर कमरे से बाहर निकली थी, अपने ध्यान में जा रही थी एकदम जहाँ ज़ेब के सामने आने पर बौखला गई थी। जहाँ ज़ेब इसके खुले हुए चेहरे को तंज़िया नज़र से घूर रहा था, जैसे सालम निगल जाएगा। तुम्हें जो काम करने मैंने कहा था कि वो किया तुमने। जहाँ ज़ेब को शुरू से ही वो बहुत ज़ाहिर लगती थी। एक तो दादा ने मरने से पहले इसके साथ निकाह कर दिया, इसलिए इसकी नफ़रत का ग्राफ बढ़ गया था। ज़बरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं था। माना कि इसको कोई लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने लाइफ़ पार्टनर के तौर पर कुछ और पसंद रखता था। और इस पसंद में हरम तो कहीं भी नहीं आती थी। हरम ने इसे मन्नत भरी नज़रों से देखा। इसी वक्त इसे अपने पीछे मरियम खातून की आवाज़ सुनाई दी तो वो शुक्र अदा करती हुई वहाँ से चली गई, जबकि जहाँसेब इसकी पूँछ को गुस्से से घूरता हुआ रह गया। माँ की बात सुनकर जहाँसेब बहुत परेशान हो गया था। इसने अलीना से बात करने का फ़ैसला किया था। वो सुबह अलीना से बात करना चाहता था, पर इसे शहर से ज़रूरी काम के लिए बुलाया गया था। इसने सोचा कि वो पहले अपना ज़रूरी काम ना टाल कर डाले, फिर वो अलीना से बात करेगा। मरियम खातून के पास गया था, इसे मिलकर जाए
وہ लीना के कमरे में लीना के साथ सोई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहले इसकी नज़र सोई और लीना पर पड़ी। बिखरे बाल के साथ बेसुध होकर सो रही थी। नींद में भी लीना के चेहरे पर अज़ियत भरे असरात थे। वो एक दिन में ही मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। शाहज़ैब इसके करीब गया, माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया। इसको इस हालत में देख इसका दिल तड़प उठा था। वो चीज़ को समझने से काफ़ी था कि इसके साथ जो हो क्या रहा है, वो क्यों लीना की तरह तकलीफ़ पर सहम जाता है। अभी इसकी नज़र लीना के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी कि वॉशरूम से आती मरियम खातून ने इसे देखा था। लीना को मदहोश होकर देखने पर मरियम खातून के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। इनका बेटा जितना भी इस चीज़ से इनकार करता, वो समझ चुकी थी कि वो लीना को पसंद करता है। शाहज़ैब एकदम सटपटा गया। बेखुदी के आलम में इसे अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। एकदम शर्मिंदा हो गया। मरियम खातून ने इसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए महसूस करवाया कि जैसे देखा ही कुछ ना हो। क्या हो बेटा, इस टाइम खैरियत? क्या कोई काम था तो तुम बाद में कह देते। इतनी सुबह आने का क्या मकसद? इस वक्त आधी रात से ज़्यादा हो चुकी है और सुबह मरियम तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई थी। इसने अपने आने का मकसद बताया। लीना का ख्याल रखने के बारे में बोलकर माँ से दुआ लेकर चल पड़ा था। पीछे मरियम खातून को यकीन हो गया कि आगे इस लड़की के लिए सानी आने वाली हैं। अलीना सुबह से अपने कमरे में बंद ये सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। जिस तरह का इसके साथ रवैया रखा, कैसे अपने मुस्तकबिल खतरे में मसरूफ़ हो रहा था। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि शायद इसको सारी उम्र इसी तरह की ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सुबह से हरम और मरियम खातून के अलावा कोई भी इसके कमरे में ना आया था। शायद सालिहा खानम अभी तक उठी ना थी। अगर वो उठी होती तो शायद अब तक वो सून से ना बैठी होती। वो इनके मार से वो डर गई थी। इस मासूम को क्या मालूम कि शाहज़ैब इसकी हिफाजत का बोल कर गया है। वो घुटनों में सर्दी अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। हरम जाओ, जाकर जान-ज़ेब को नींद से उठाओ, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। सालिहा खानम जान-ज़ेब और हरम के दरमियान कशीदगी के बारे में अच्छे से वाकिफ़ थी, इसलिए वो मौके की तलाश में रहती कि कब हरम को जान-ज़ेब के करीब करे और जब भी उन्हें मौका मिलता वो इसको मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती थी। अभी भी इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हरम को जान-ज़ेब के करीब करना था ताकि इनको कोई ऐसा काम ना था कि इसे नींद से उठाती। वो इनकी बात सुनकर एकदम सहम गई और इनको मना करने लगी कि सालिहा खानम की घूरी देखकर मुँह बनाकर बैठ गई। मैंने तुम्हें कहा है ना कि जाकर जान-ज़ेब को उठा कर लाओ, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? इस बार सालिहा खानम अपने जलाल से भरी पूरे लहजे में बोली थी। नाचार हरम को ऊपर जाना ही पड़ा। वो जान-ज़ेब के कमरे के सामने सोच रही थी कि जाए या ना जाए। अंदर जाकर इस खड़ूस जाज़ेब के मुँह लगना पड़ता और अगर ना जाती तो नीचे अपनी माँ की बातें सुननी पड़ती। अगर इसकी माँ बोलने लगती तो कई-कई घंटे इसको बोलती ही रहती थी और इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि अपनी फिर से क्लास लगवाती। तो वो अपनी माँ के डर से जाज़ेब के कमरे में जाने के लिए राज़ी होगी। इसकी डाँट से बेहतर वो जान-ज़ेब से क्लास लगवा लेती, वो भी हँसी-खुशी। वो कहीं न कहीं जान-ज़ेब से मोहब्बत करती थी। शायद ये निकाह के 2 बोलों का असर था कि उसकी हर डाँट को सुनकर दरगुज़र कर दिया करती थी। यकीन था कि अल्लाह इसकी सुनेगा। ज़ेब सुने, उठ जाएँ, आपको माँ बुला रही हैं, उन्होंने आपसे बात करनी है। वो कब से जान-ज़ेब को आवाज़ दे रही थी पर वो टिस से मिस नहीं हो रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने जान-ज़ेब को बाजू से हिलाया और बोली, जान-ज़ेब उठें, अब कितनी देर लगाएँगे? वो हर बार आवाज़ देकर 2 कदम पीछे हो जाती, जैसे इसे डर हो कि अभी उठ के वो इसका सर फाड़ देगा। सब इस मासूम की हिफाज़ती तदाबीर थी। जान-ज़ेब इसने इसका बाजू कंधे से पकड़कर ऊँची आवाज़ में इसे पुकारा। अब की बार जान-ज़ेब ने आँख खोली और अपने सामने हरम को पाया। अ, इस क इसको हरम ने इसको आँखें खोलते देखकर एक कदम पीछे हो गया। अगर जान-ज़ेब इसको कुछ भी कहे तो वो भाग कर नीचे चली जाएगी। वो आपको नीचे, मेरा मतलब है माँ बुला रही हैं। इसने डरते-डरते पीछे दरवाज़े को देखा जो डर के मारे बंद कर आई थी। अब वो अपनी गलती पर पछता रही थी। इसने उँगलियाँ चटकारते हुए बोला, इसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। जान-ज़ेब की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके चेहरे पर थी, जो शायद शर्म के मारे या डर से सुर्ख़ हो रहा था। इसने एकदम इसे अपनी जानिब खींचा। हरम इस वार के लिए तैयार न थी, एकदम कच्ची कली की तरह इसके सीने से आ लगी थी। जान-ज़ेब की नज़र इसके होंठों पर थी, जो शर्म के मारे लरस रहे थे। वो मदहोश होकर इन लबों की जानिब झुका था और इन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया था। वो इनके होंठों की नरमी महसूस करके अपने जज़्बात शिद्दत से इस पर वाज़ा कर रहा था। कई लम्हे वो इसके होंठों पर झुका रहा, जैसे इस पर अपने नाम की मोहर लगा देना चाहता हो। जान-ज़ेब ने इसी लम्हे करवट लेकर हरम को अपने नीचे छुपा लिया। वो इसके चौड़े सीने जिस्म के नीचे छुप सी गई थी। इसका शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा था। इसने कहाँ सही थी इस ज़ालिम की गुर्बत। जान-ज़ेब हरम के चेहरे को दीवाना वार अपने लम्ब से महका रहा था। इसकी ज़ुबान को ताला लग गया था। जैसे जान-ज़ेब अब इसके बालों में मुँह दिए इसकी खुशबू महसूस कर रहा था। हरम की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। इसने एकदम जान-ज़ेब को धक्का दिया, जो इसके नर्म जिस्म को सुकून महसूस कर रहा था। वो एकदम पीछे हुआ। इसके पीछे होने की देर थी। हरम आंधी तूफ़ान की तरह इसकी गुर्बत से भाग गई थी। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि इसकी गुर्बत कुछ लम्हे और बर्दाश्त करती। इसके जाने के बाद
लम्हे जहाँ ज़ेब सुन रहा था, इसके हवास बहाल हुए तो उसे यकीन आया, वो जिससे नफ़रत करता था, इसे अपनी गुर्बत का एहसास फराहम कर चुका था। वो इसे इसी लम्हे अपने बहकने पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी, वो इतना भी क्या बहक गया, वो सब भूल गया, पर अब जो भी होना था हो गया। उसने हरम से माफ़ी माँगने का सोचा था, इसकी नींद बख्त से उड़ गई थी। दूसरी जानिब शाहज़ेब खान का एक दिन भी बुरा हाल हो गया था। इसे हर 2 मिनट बाद लीना की याद आ रही थी, वो अपने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। इसका दिल किया कि जाकर लीना को गला दबा दे, जो इसे कुछ पल सुकून ना दे रही थी। इधर भी इसे लीना की तलब रहती और इधर भी, अगर इसका दिल धक-धक करके लीना की तलब कर रहा था। इसने बहुत बार खुद को बावर करवाया कि वो सिर्फ़ इसके बदले के लिए आई है, इसकी ज़िंदगी पर, इसके दिल पर क्या करे जो इसे बहकाया जा रहा था। इसका दिल मान ही नहीं रहा था कि वो कसूरवार है। इसने आखिरकार एक फ़ैसला किया जिससे इसका दिल मुतमिन हो गया था। जहाँ ज़ेब को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी, वो जो कुछ हरम के साथ कर चुका था, इस बात पर बहुत परेशान था। पता नहीं हरम इसके बारे में क्या सोच रही होगी। इसने हरम से बात करने का फ़ैसला किया, पर वो कॉलेज रवाना हो चुकी थी। इसका आज ज़रूरी टेस्ट था जिसकी वजह से वो जल्दी चली गई थी। वो हरम के लिए इसके एहसास नहीं रखता था, पर जो कुछ हुआ वो इसे समझने से कासिर था। इसने हरम के साथ शाम को बात करने का इरादा किया और ऑफ़िस के लिए तैयार होने के लिए चला गया। शाहज़ेब ने इरादा किया कि वो लेना से दूर रहेगा। मोहब्बत या वक़्ती कशिश पर वो मजबूर होकर अपने भाई के कातिल के साथ मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ा सकता। इसे इस बात का गिल्ट सारी ज़िंदगी नहीं सुकून से रहने देगा। वो अपने भाई के कातिल के साथ खुशी में सब भूल जाए, इससे दूर रहकर इस गिल्ट से निकल सकता था, तो वो इस पर राज़ी था। दिमाग ये बात सोच कर पुरसुकून था, पर दिल में एक सिसक थी जो इसे पुरसुकून रहकर भी सुकून से नहीं रहने दे रही थी, पर वो अपने दिल की बात को दबाए जा रहा था। इस वक़्त वो अपने दिमाग की बात मान कर अपने ज़मीन को मुतमिन कर रहा था। शायद इस जगह कोई और होता तो भी वो यही करता। सारा दिन हरम जहाँ ज़ेब से बचती रही थी। सुबह भी इसने टेस्ट का बहाना करके जल्दी कॉलेज जाने की। इस कदर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी वो भूख ना लगने का बहाना करके अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, पर वो अपनी सोचों में गुम थी। इसे पता ही ना लगा कि कमरे में कौन आया है। हरम बस पुकार पर चौंकी और मुड़कर देखा। अपने कमरे में जहाँ ज़ेब को पाया, जहाँ ज़ेब को सामने देख इसे सुबह का वाक़या याद आया। इसके चेहरे पर गुलाल आ गया। हरम, मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ वो बस गलती थी। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और बहुत जल्द इस रिश्ते से जान छुड़वा लूँगा। सब कुछ अनजाने में हुआ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और ना ही मेरा इरादा था। मैं तुम जैसी दबुल लड़की को अपनी लाइफ़ पार्टनर नहीं बन मानता। बहुत जल्द हम दोनों इस रिश्ते से जान छुड़वा लेंगे। हरम को यकीन नहीं आ रहा था वो अपने किए की माफ़ी माँग रहा है, या से इसकी औकात याद दिला रहा है, या फिर इसे हमदर्दी जता रहा है। सबकी बात सुनकर हरम के अंदर एकदम गुस्से की लहर उभरी थी जो वो दबा नहीं पाए थे। मिस्टर झांसे, मेरी बात कान खोल कर सुन ले कि मैं कोई दो कौड़ी की लड़की नहीं हूँ जो आपकी बात सुनकर आपके पीछे पीछे घूमूंगी और आपके मुझे रिश्ते से ज़ात करें इससे पहले मैं आपको इस रिश्ते से ज़ात करती हूँ। मुझे सिर्फ दादा जान के बनाए हुए रिश्ते का एहसास है। वैसे भी सुबह आप मेरे करीब आए थे, मैं नहीं। अब तो मुझे भी खुशी होगी इस रिश्ते से ज़ात होकर। हरम को इसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए इसको दो बदो जवाब देकर कमरे से निकल गई। वो क्यों उसकी खातिर अपनी भूख मारे और नीचे जाकर खाना खाने चली गई। जहाँ से सुन खड़ा था, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ बातें हरम ने कही हैं। वो लड़की उसके सामने ज़बान ना खोलती थी, आज इसे टक्कर का जवाब दे गई थी। जहाँ का सब बातों से ज़्यादा इसके रिश्ते ना रखने की बात पर दुख हुआ था और गुस्सा भी आ रहा था कि वो इसे छुटकारा हासिल करना चाहती है। इसकी बात सुनकर जहाँ के अंदर एक लावा फूटा था। इसे हरम के दूर जाने की बात पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, ताकि ये इसका अपना फैसला था। वो बेजवाब खाता दरवाजे को देख रहा था जहाँ से कुछ देर पहले हरम गुजरी थी। हरम वो मोहतरमा किधर है जिनको आपके भाई हमारे सरों पर लाकर बिठा कर जा चुके हैं। साले खानम का लहजा काटदार था। मम्मा वो लेटी हैं अपने कमरे में। हरम ने डरते डरते बताया, क्योंकि इसे यकीन था कि अब अलीना की शामत आने वाली है। अलीना मुझ सुबह से साले खानम से बचकर ऊपर अपने कमरे में लेटी हुई थी। क्यों, क्या वो महारानी है जो आराम फरमा रही है? बुला कर लाओ इसे। इस करम जली को साले खानम ने हरम से कहा। वो सिर्फ अलीना की खैरियत की ही दुआ कर सकती थी। हरम ऊपर अलीना को बुलाने चली गई। अलीना ने दरवाज़ा खोला तो उसने साले खानम का पैगाम दिया था। अलीना डरते डरते नीचे आई। जी आपने बुलाया? अलीना ने सालिया से कहा। घर के मर्द अलीना को आते देख कर अपने कमरों में चले गए थे। वो वैसे भी अपने घर के मामलात में नहीं बोलते थे। मोहतरमा क्या अब यहाँ आराम फरमाने आई हैं? शायद मेरे ख्याल में सर आंखों पर बिठाना चाहिए। बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है आपने। सालेहा खानम ने काटधार लहजे में कहा। अलीना कसूरवार होते हुए भी शर्मिंदा हुई थी। कसूरवार ना होते हुए भी शर्मिंदा हो गई थी। जी माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अलीना ने
हिम्मत से काम लेते हुए कहा, इसे मालूम था कि अगर यहाँ पर रहना है तो सारा खानम से बचकर रहना होगा। तुम क्या समझती हो, ये अच्छा रवैया रखकर हमें अपने काबू में कर लोगी? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने बेटे के कातिल को कभी माफ़ नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। उन्होंने नफरत में कहा था, तुम्हें यहाँ जान से शाहज़ेब सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले के लिए लाया है, इसलिए इससे दूर रहना। इससे भी मेरे बेटे की तरह अपने दाव के जाल में मत फँसा लेना। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी आवारा लड़कों को अपने जाल में फँसाकर सिर्फ़ रुपया लूटती हो। साले खानम ने इसके बाल दबोचते हुए कहा। लीना दर्द से कराहते हुए अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को खामोशी से सुन रही थी। आंखों में आंसू लिए वो बस चुप थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। क्या कहती जब अपना सर का साईं ही इसके साथ ना हो। मैं ऐसी नहीं हूँ, अल्लाह का वास्ता मेरे पर यकीन रखे। इस दिन भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा के गुस्से की वजह से हुआ। इनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था मुज़म्मिल खान को कत्ल करे। उन्हें मुज़म्मिल खान का मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हुए गुस्सा आया था। आप खुद बताएँ, अगर आप मेरी जगह हरम को रखते होती तो क्या आप भी यही करती? मेरी ज़ात पर निशानाबाज़ी ना करें, मेरी इज़्ज़त का ख़्याल करें, क्योंकि अब मेरी इज़्ज़त मेरी ही नहीं सरदार की भी इज़्ज़त है। लीना ने इस बार अपने लहजे को मज़बूत करते हुए कहा, अगर वो ऐसे ही सुनती रही तो शायद पूरी ज़िंदगी इसी बात के ताने देती है। बज़ात तू मेरे आगे ज़ुबान चलाती है, तेरी इतनी हिम्मत है तो सालिया खानम के आगे ज़ुबान चलाएगी। उन्होंने इसके मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ों की बौछार कर दी। अपनी गली ज़ुबान से सरदार का नाम भी मत लेना बज़ात। लड़की, वो तेरा कुछ भी नहीं लगता, वो सरदार है। सरदार तो यहाँ पर सिर्फ़ तो यहाँ पर सिर्फ़ वानी होकर आई है। वानी होने का मतलब तू जानती है? खानम ने इसको बालों से पकड़ते हुए चेहरा ऊपर किया और एक ज़ोरदार चमाटा इसके मुँह पर मारा था। अब की बार वो इस थप्पड़ को सह ना पाई, ज़मीन पर जा गिरी थी। मरियम खातून एक तरफ खामोश तमाशा बने देख रही थी। सारी ज़िंदगी सारा खानम के आगे ना चली थी, अब क्या चलती? उन्हें अलीना के ऊपर तरस आ रहा था, जो कसूरवार ना होते हुए भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर लीना को पकड़ना चाहा। सालिया खानम के मना करने पर साइड पर रुक गई। अगर वो आगे बढ़कर लीना को बचाती, खुद भी सालिया खानम के कहर के जड़ में आ जाती है, लीना को भी मुश्किल में डाल देती। लीना ज़मीन पर काबिल रहम हालत में पड़ी हुई थी। सालिया खानम के थप्पड़ों की वजह से इसका चेहरा सूज गया था। एक जानिब से खून भी फट कर खून निकल रहा था। आज के बाद मेरे सामने ज़ुबान चलाई तो इससे भी बुरा सलूक करूँगी। मरियम ने जो इस बज़ात को मेरी नज़रों के से दूर करो, खबरदार। इसको महारानी बनाकर रखा। आज के बाद ये भी नौकरों के साथ इस हवेली के काम करेगी। साले खानम ने नफ़रत का भरपूर इज़हार करते हुए कहा। मरियम खातून तरहम बड़ी नज़रों से अलीना को उठाया। जाते जाते भी साले खानम अपने अंदर का ज़हर उगलने से बाहर ना आई थी। और हाँ, इस कमज़ार लड़की को बता देना कि इसका नसीब इस हवेली की खिदमत करना है। बस सरदार ख्वाब देखना छोड़ दे। हम अपने सरदार की हम मंस ख़ानदान में शादी करेंगे। सारी दुनिया को इल्म हो जाएगा कि सरदार की असल बीवी कौन है। साले खानम की बात सुनकर लीना को शाहज़ेब खान से और भी नफ़रत महसूस हुई थी। ना वो इसे यहाँ लेकर आता और ना इससे बातें सुननी पड़ती। मरियम खातून इसे उठाकर चल पड़ी थी। उनके अंदर भी एक सालिया खानम की बातें सुनने का हौसला ना था। वो अपने बेटे के करतूत बुलाकर इस मासूम को ताने दे रही थी। सालिया खानम हरगिज़ भी सरदार को अपने हाथ से जाने ना देना चाहती थी। बेटा तो अपनी करतूतों की वजह से चला गया था और वो अपने सरदार को हाथ से निकाल कर अपना सिक्का खोटा नहीं करना चाहती थी। इन्हें लीना की इस क़यामत के इस खूबसूरती से डर लग रहा था कि कहीं वो इस खूबसूरती से शाहज़ेब खान को अपने हाथों में ना ले ले। शाहज़ेब खान भी आखिर एक मर्द था, इसे खूबसूरती क्यों ना राग़िब करती। और वो खूबसूरती जो इसे अपनी बीवी की सूरत में मिली थी, वो किसी भी तरह करके अलीना को शाहज़ेब की नज़रों में गिराना चाहती थी। अगर वैसा ना करती तो वो सालों से इस हवेली पर हुक्मरानी करती आई थी, वो उनके हाथ से निकल जाता सब कुछ। उन्होंने जब से इस घर में कदम रखा था, इनका ये ख्वाब था कि सरदार बेगम बनेंगी, पर इनका ये ख्वाब इनके बेटे ने अपनी ना अना नाअहली की वजह से तोड़ दिया था। अब किस्मत ने इन्हें एक और मौका दिया था, वो अपना ख्वाब पूरा करेंगी और वो मौका सिर्फ़ शाहज़ेब खान ही पूरा कर सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें शाहज़ेब को अपने हाथ में लेना होगा। मरियम खातून से इन्हें किसी भी किस्म का डर ना था, वो शुरू से इनसे डरती थी, पर इन्हें सिर्फ़ मसला अलीना से था, क्योंकि अगर शाहज़ेब खान अलीना की जानिब राग़िब हो जाता तो सरदार बेगम अलीना बन जाती। इसलिए उन्होंने अलीना को शाहज़ेब की नज़रों से दूर करने का फ़ैसला किया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तब कर सकती है जब अलीना के ख़िलाफ़ जाती कर सकती थी जहांज़ेब को। उन्होंने शाहज़ेब खान को अलीना के मुतालिक गलत बात बताई कि अलीना ने इसके बेटे मुज़म्मिल खान को अपनी दावों के जाल में फंसाया था। अगर ऐसा ना करती, शाहज़ेब खान अलीना की तरफ मतवज्जा हो जाता। इसे मासूम तस्वर करके इसे हमदर्दी करते हुए रिश्ता आगे बढ़ाता। शाहज़ेब खान के कान इस कदर बढ़ दिए थे कि वो अपने भाई के बदला लेने के लिए अलावा कुछ भी ना सोचता था। वो कभी भी ऐसी लड़की के साथ रिश्ता इस्तवार नहीं कर सकता जिसके भाई के कातिल की वजह हो। इस बात पर मोहर अलीना ने भाग कर लगा दी थी। उन्होंने अलीना के भाग जाने पर यह बात और बढ़ा दी। वो शाहज़ेब खान को अपनी मसनूई प्यार से अपने हाथों में ले लिया था। वो मरियम खातून से ज़्यादा सालिया खानम की बात मानता था। आज अलीना के दो बदर जवाब देने पर उन्हें अपना मुस्तकबिल ख़तरे में महसूस हुआ था, इसलिए उन्होंने अलीना को इसी वक्त छांट दिया था कि आगे वो इसके सामने ज़बान न चलाए। अभी तक सब कुछ इनके हाथ में लग रहा था। देखते हैं कि आगे भी वक्त इनके हाथ में रहता था या
نہیں۔ جہاں زیب کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ چاہے تو یہ تھا کہ وہ خوش ہو کر حرم بنا کسی مشکل کے اس کی زندگی سے نکل رہی تھی، اور یہ بات اپنے آپ کو جتنا بھی باور کرواتا، اپنے آپ کو اتنا ہی بے چین پاتا محسوس ہوا۔ اسی سوچ میں اسے صبح ہو گئی، جب اٹھا تو اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اب یہ سمجھنا ناکافی تھا کہ یہ غصے سے ہے یا ساری رات جاگنے سے۔ صبح کو جب یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آیا تو سامنے حرم کو بے نیاز سے ناشتہ کرتے ہوئے پایا۔ اس کی یہ بے نیازی محسوس کرتے اندر ہی بے شتاب کھا رہا تھا۔ غصے کی ایک لہر ایک دم سے اس کے اندر اٹھی تھی۔ وہ سوچ کر رہا تھا وہ ساری رات اس کے بارے میں سوچ کر آنکھوں میں گزار کے آیا، اور یہ محترمہ یہاں بے نیازی سے کھانا کھا رہی ہیں۔ اسے نہ حرم سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ اس کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ رہا ہے؟ حرم نے ایک نظر سے دیکھا، دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ حرم کے انداز میں جہاں زیب کے اندر ایک چنگاری جلا دی تھی۔ جہاں زیب نے ارادہ کیا کہ محترمہ ذرا اس کے ہاتھ تو لگے، وہ بتائے گا کہ بے نیازی کسے کہتے ہیں، اس کے سارے نٹ کس دے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ صالح خانم نے اسے مخاطب کیا، جہاں زیب کن سوچوں میں گم ہو بیٹھا، اپنا ناشتہ اور اس کے بعد وہ گڑبڑا گیا۔ جی تائی جان، ناشتہ ہی کر رہا ہوں۔ اس کے گڑبڑانے پر بولنے پر حرم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی جو لمحوں میں چھپا گئی تھی۔ جہاں زیب بیٹھا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، رات بھی آپ میرے پاس نہیں آئے تھے۔ صالحہ خانم کی بات سن کر جہاں زیب کو ایک شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ اپنی ٹینشن میں اپنی جان سے پیاری تائی جان کی بات کو اگنور کر چکا تھا۔ معذرت تائی جان، وہ رات کو طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ جہاں زیب کے اس قدر ادب و احترام کے ساتھ بولنے پر صالحہ بیگم کا خون اور بڑھ چکا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا، اور اپنا بھی۔ یہ دونوں لڑکے ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، ان کا لالچ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے لال کی طبیعت خراب تھی، مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، مصنوعی لگاوٹ کے ساتھ صالحہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، وہ بس ذرا سا سر کا درد تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں زیب نے سر جھکا کر کیا۔ دراصل جہاں زیب میری ایک دور پڑکی کزن ہے، یہاں کچھ دن رہنے آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں تم اسے ایئرپورٹ سے پک کر لو۔ جی تائی جان، جیسا آپ کا حکم، جہاں زیب نے کہا۔ جہاں زیب کے اس قدر ادب کے ساتھ بولنے پر حرم کے چہرے پر طنز مسکراہٹ آ چکی تھی۔ حرم سوچ رہی تھی کہ جس طرح کا ادب اور احترام کا اظہار یہاں کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ کرے تو جیتے جی مر جائے خوشی سے۔ مریم خاتون کے استقبال میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں صالحہ خانم کی حویلی میں رہتے ہوئے کوئی کمی محسوس ہو، اس بار ان کے لہجے میں غرور و تکبر تھا جنہیں صاف صاف مریم خاتون محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کمذات علینا کہاں پر ہے؟ اسے بھی سمجھا دینا کہ یہاں کسی کو بھی سردار کی نکاح ہونے کا مت بتائے۔ میں نے شاہینہ کی بیٹی کے ساتھ شاہ زیب کی شادی کرنی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی منوسیت میرے شاہ زیب کی شادی پہ پڑے۔ ان کی بات نہیں، مریم خاتون کے ساتھ ساتھ جہاں زیب کے اوپر بھی ایک بم پھوڑا تھا۔ وہ سب بے یقینی کے ساتھ صالحہ خانم کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ زیب کی شہر میں ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ حویلی نہ جا سکا۔ ابھی وہ اسی میٹنگ میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے کسی کی بھی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ وہ بدقسمت یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اس کی بیوی کے ساتھ حویلی میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ شاہ زیب ابھی اپنے آفس میں کام کر رہا تھا کہ اس کی ایک میٹنگ تھی۔ کچھ دیر بعد اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد پایا۔ اس کا شروع سے خواب تھا کہ وہ اپنی کمپنی کو اونچا مقام دلا سکے، اور آہستہ آہستہ اس کی کمپنی ترقی کی منزلوں تک پہنچ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ایک اہم پروجیکٹ سے فارغ ہوا تو اس کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ اپنے مینیجر کے سپورٹ باقی کام کرتے حویلی جانا چاہتا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ حویلی جاتے اس کے سر کے اوپر کیسا بم پھوٹنے والا ہے۔ جہاں زیب ایئرپورٹ شاہینہ بیگم کو پک کرنے گیا تھا، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے شاہینہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ان کے بچے عجیب سے حلیے میں تھے۔ ان کی بیٹی کی تنگ سی پینٹ شرٹ میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سی حور پری سمجھ رہی تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی دیکھتے ہی عجیب لگی تھی، اور وہ ایک دم اس کا اور لینا کا مقابلے کرنے لگا۔ لینا اسے کافی درجے اچھے تھی، اس نے ایک بار ہی دیکھا تھا اور ایسے کافی باحیا لگی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو اسے ایک دم سے الجھن محسوس ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے کا حلیہ تو ناقابل بیاں تھا، وہ دیکھنے میں کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا، عجیب آوارہ سا لگا اسے۔ وہ کیا بول سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا کیونکہ صالحہ خانم کے مہمان تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ انہیں لے کر حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ بیٹا تو اپنے موبائل میں مگن پتہ نہیں کون سے مسئلے حل کر رہا تھا، بیٹی باہر دیکھنے میں مگن تھی جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے کہ انہیں سامنے حرم آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ حرم نے آگے بڑھ کر شاہینہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ حرم کو دیکھتے ہی شاہینہ بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگایا اور پیار دیا تھا۔ حرم اس الفت بھرے انداز پر ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس نے روبینہ کے سامنے ہاتھ آگے کیا، پر روبینہ کے نخرے ہیں کہ کسی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ روبینہ نے بڑے نخرے دکھاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا جیسے کسی سلطنت کی شہزادی۔ حرم نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسے اپنی ماں کا علم تھا، صالحہ خانم ہمیشہ اسے اپنے فیصلے پر اٹل رہتی تھی۔ اب اسے اس لڑکی کو شاہ زیب خان کی بیوی تصور کر کے وہ اس سے ملی تھی۔ اس سے رینا کے ساتھ ہمدردی تھی۔ وہ اس
ہمدردی کا کیا کرتی جب شاہ زیب خان کی رینا کے ساتھ نہ تھا۔ اس دوران اسد شاہینہ بیگم کا بڑا بیٹا پرشوق نظروں سے حرم کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ حرم کو ان کی ریوسی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اسد کی نصرت سے خائف ہوئی تھی۔ وہ جلد سے اپنی جان چھڑوا کر کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ چاہے جو بھی ہو سالہ خانم کی ڈانٹ ہی صحیح پر وہ ان لوگوں کے درمیان اور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کمرے کی جانب چلی گئی جب اس کی پشت پر اسد کی معنی خیز نظریں ابھی بھی قائم تھیں۔ اس کی نظر نے حرم کو دور تک دیکھا جب تک وہ غائب نہ ہو گئی تھی۔ جہاں سے خونخوار نظروں سے یہ سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل کیا وہ حرم کو ان سب کی نظروں سے دور کر دے یا اس اسد کا سر پھاڑ دے جو اس کی بیوی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ جہاں زیب کے اندر جلن اور غصے کی ایک شدید لہر دوڑی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ شاہینہ اب صالح خانم سے مل رہی تھی۔ صالح خانم روبینہ کے والد صدقے جا رہی تھی، پر روبینہ اپنی ازلی بے نیازی سے بیٹھی تھی۔ جہاں زیب نے غصے کو دباتا واپس باہر نکل گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان لوگوں کو حویلی سے باہر نکال دے اور اسے صرف صالحہ بیگم کا احترام تھا جو اسے روک رہا تھا۔ ارے صالحہ خانم، یہ لڑکی کون ہے؟ نوکرانی تو نہیں لگ رہی، اتنی خوبصورت ہے، کیا کوئی تمہاری رشتہ دار ہے؟ شبانہ بیگم نے بڑے اتراتے ہوئے کہا۔ وہ ساری حقیقت سے واقف تھی، وہ اس کی خوبصورتی سے خائف تھی، اس لیے انہوں نے اسے ذلیل کرنے کا نیا طریقہ اپنایا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کی خوبصورتی مر جانا یہ ان جیسی لڑکیوں کے اوچھے ہتھ کنڈے ہے، اپنی خوبصورتی دکھا دکھا کر لوگوں کو پاگل بناتی ہے۔ وہی لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تو میرا شاہ زیب تھا جو اسے یہاں پر عزت بنا کر لے آیا، پر ان جیسی لڑکیوں کو کہاں عزت راس آتی ہے؟ صالح خانم نے اپنے اندر کا زہر اگلا اور کہکہ لگا کر ہنس دی۔ شاہینہ بیگم نے ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی کہ کسی طرح علینا کو بے عزت کر سکے۔ علینا جو صالح خانم کے پاؤں دبا رہی تھی چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے اندر اور سکت نہ تھی جو جواب دیتی۔ دوبارہ صالح خانم کا قہر کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے ساتھ بیٹھی روبینہ بھی علینا کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاہینہ بیگم سمجھا کر لائی تھی کہ اسے شاہ زیب خان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، پھر ہی اس حویلی کی مالکن بن سکتی ہے۔ روبینہ کو اب شاہ زیب خان کے آنے کا انتظار تھا، وہ سردار کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا سکتی ہے، اسے خوبصورتی سے گھائل کرے، پر اتنا تیار ہو کر بھی وہ علینا کے سامنے دب سی گئی تھی، اس لیے وہ علینا کو اپنی نظروں سے بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ شاہ زیب خان حویلی کے اندر آیا تو ایک غیر معمولی ہلچل کو پایا تھا۔ سب سے پہلے وہ صالح خانم کو ملنے کے لیے گیا۔ وہ جب بھی حویلی آتا سب سے پہلے صالح خانم سے ہی ملتا تھا۔ صالح خانم کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک درمیانی عمر کی عورت، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور علینا صالح خانم کے پاؤں دبا رہی تھی۔ علینا کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک سکون پیدا ہوا تھا، اس کا دل کیا علینا کو سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، شاید وہ اپنی سوچ پر عمل بھی کر لیتا، پر اچانک اسے اپنے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تھا، وہ ایک دم اپنی پرانی رو میں واپس آیا تھا۔ علینا کو نظر انداز کر کے صالح خانم کے سامنے جھک کر پیار لینے لگا۔ صالح خانم کی اس کی فرمانبرداری پر باغ باغ ہو گئی تھی۔ شاہینہ بیگم کو بڑے جتانے والے انداز میں دیکھا۔ دیکھو دیکھو یہ میری کتنی عزت کرتا ہے۔ ارے شاہ زیب بیٹا، آپ یہاں، ہم آپ کو بلانے والے تھے شہر سے۔ شکر ہے آپ خود ہی آگے سے ملے۔ یہ شاہینہ بیگم ہے اور یہ روبینہ ان کی بیٹی اور آپ کی ہونے والی بیوی۔ صالح خانم نے شاہ زیب خان کے ساتھ ساتھ علینا پر بھی دھماکہ کیا تھا۔ علینا نے شکوہ نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا جس پر اس نے نظر چڑھائی تھی۔ علینا خود کو یہ باور کروا لیا تھا کہ اس کی زندگی اسی طرح ہی گزرے گی، پتہ نہیں کیوں پھر بھی اسے برا لگا تھا۔ وہ نظر جھکا کر صالح خانم کے پاؤں دبانے لگی۔ تائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں شادی نہیں کر سکتا، اور آپ میری ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروا رہی ہیں جسے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ شاہ زیب نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیوں بیٹا، اس میں جاننے والی کون سی بات ہے؟ علینا کو بھی تم نہیں جانتے تھے، ویسے بھی اس لڑکی کو اپنی خاندانی بہو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو قبول کیا تو وہ صرف پنچایت کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، ورنہ میں کب کی اسے دھکے مار کر باہر نکال دیتی۔ صالح خانم نے زہر خند لہجے میں کہا، تائی جان، آپ جو بھی کریں، پر میں علینا کو ہی اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں، اور مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی بھی ہوئی تو میں خود کر لوں گا، آپ کو میرے ذاتی معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زیب خان کی بس ہو چکی تھی اپنے آپ سے لڑتے، اور اب صالح خانم کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے نہیں دے گا، اور اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ اپنی بات کر کے چپ ہی ہوا تھا کہ روبینہ غصے سے آگے بڑھی اور جا کر علینا کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور چیخ کر بولی، اس بدچلن کی وجہ سے مجھے ٹکرا رہے ہیں؟ اس جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں، بتایا تھا آنٹی نے مجھے کہ کیسے اس نے مزمل خان کو اپنی بدچلنی کی وجہ سے مارا تھا، اب قابو کیا تھا، اب بھی شاید آپ کو بھی قابو کرنا چاہتی ہے۔ روبینہ نے اپنے اندر کی کلاس باہر نکالی تھی۔ مریم خاتون جو کھانے کا بولنے آئی تھی، روبینہ کو اس طرح علینا کے ساتھ رویہ رکھتے خاموش کھڑی تھی۔ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی اگر ان کے بیٹے کو ہی اپنی بیوی کی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ صالح خانم شاہ زیب کا جواب سن کھڑی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور علینا کے بالوں کو پکڑ کر اسے باہر گھسیٹنے لگی۔ آج اس بدچلن کو میں گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی، یہ میرے گھر کا سکون غارت کر رہی ہے، اس گندگی بولڈی کی وجہ سے میرے گھر کے سکون کو آگ لگ گئی۔ علینا نے درد کے مارے ایک سسکالی لی، وہ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا کیا قصور ہے؟ آپ خان کی جہاں مرضی شادی کر دیں، مجھے اس وقت یہاں سے نہ نکالیں۔ علینا گڑ گڑا کر بھیک مانگنے لگی۔ صالح خان نے اس کے ساتھ اور کچھ کرتی ایک دم شاہ زیب خان کے دھاڑنے کی آواز آئی تھی، رک جائیں، اگر اب کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو میں اس کو ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔
शाह ज़ेब ने आगे बढ़कर अलीना को उठाया और बोला, लड़की तुम्हारा जो भी नाम है, अगर आज के बाद तुमने हाथ उठाने की गलती भी की तो तुम सही सलामत घर वापस नहीं जा पाओगी। तुम ताईजान की मेहमान हो तो मेहमान बन के रहो। अगर तुम जैसे आवारा बोल रही हो, पहले खुद को आईने में देखो। तुम क्या हो? तुम जैसी लड़की को मैं घर में क्या खुद के आस-पास भी भटकने ना दूँ। और ताईजान, आपने जो आज किया है इस पर मुझे सारी उम्र अफ़सोस रहेगा कि आप इस तरह की सोच रखती हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो इस हवेली से जा सकता है। वो अलीना को लेकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा था। पीछे सबको सांप सूंघ गया था, जबकि हरम और मरियम हाथों ने रब का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने सरदार को अलीना की तरफ माइल कर दिया था। शाहज़ेब खान अलीना को लेकर अपने कमरे में आए तो अलीना ज़ारों की तार रो रही थी। इसे ज़ारों की तार रोते देख शाहज़ेब खान को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो कैसे इस मासूम ज़ालिमों की बात छोड़कर गया था। सालेहा खानम की बातें सुनकर मरियम खातून की बात पे यकीन आया था। कभी-कभी तो आँखों देखा गलत होता है, और सिर्फ़ एक बात की वो सिर्फ़ एक तरफ की बात सुनकर यकीन कर बैठा था। मेरी जान चुप कर जा, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा है, शाहज़ेब खान ने बेबस होकर बोला था। अलीना इस कदर नरम लहजे पर हैरान होकर पूरी आँखें खोलकर टका-टक कर इसे देखने लगी। शाहज़ेब ने इसकी पूरी आँखें देखा तो मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई थी। मुझे इस तरह आँखें खोलकर क्यों देख रही हो? मैं कौन-सा तुम्हें खा जाऊँगा? शाहज़ेब खान ने माहौल की सख्ती को कम करते हुए मज़ाकिया अंदाज़ में कहा था, जिस पर ना चाहते हुए भी अलीना चुप गई थी। अलीना जान से भी नज़र को शाहज़ेब की नज़रों को देखते हुए एकदम परेशान हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन में ऐसी कौन-सी काया पलट गई। ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अलीना ने घबराते हुए कहा, मेरी जान क्या हो? कैसे क्यों डर रही हो? ये मैं ही हूँ, जिन तो नहीं हूँ जिससे तुम डर रही हो। शाहज़ेब ने लब देती नज़रों से देखा था। आज अपने दिल की बात मानकर शाहज़ेब बहुत खुश था। इसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। इसने सोचा कि जो हो गया सो गया। अगर अलीना ऐसी ही होती तो वो इसके साथ एक लम्हा ना गुज़ारती। शाहज़ेब ने अलीना के साथ इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया था। सबने इस अहकमाना हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि क्या था कि वो अलीना की बात भी सुन लेता। सिर्फ़ एक तरफ की बात सुनकर इस पर यकीन कर लेना कहा कि अक्लमंदी थी। आगे भी ऐसे फ़ैसले करेगा सोचते इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपने गाँव का सरदार था और इसी पर सारे फ़ैसले में उन्हें सिर थे। वो अलीना को आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर चला गया। वो भी अपने आप को और अलीना को इस रिश्ते के लिए थोड़ा वक़्त देना चाहता था। सच जानने से पहले वो कोई भी रिश्ता इस्तवार नहीं रखना चाहता था। शाहज़ेब घर से निकलते ही वो मुज़म्मिल खान के दोस्तों से मिलने का फ़ैसला किया था, क्योंकि वो इसके करीबी साथी थे और वो इन्हें सच जान सकता था। मुज़म्मिल खान अपने दोस्तों को बताए बगैर कोई काम नहीं करता था। वो सब इसके कामों में शरीक होते थे, और अब भी अगर शाहज़ेब खान को कोई हकीकत बता सकता तो उसके दोस्त ही थे। इसलिए शाहज़ेब खान ने इन सबको अपने डेरे पर बुलाया ताकि इनसे पूछ सके कि असल माजरा क्या है। जब तक वो सच ना जान लेता, खुद भी सुकून ना मिलता। अभी भी इसके सारे दोस्त इसके डेरे पर इसके सामने बैठे हुए थे। सभी इसके संजीदा चेहरे को देखते हुए डर रहे थे कि पता नहीं अब इनके साथ क्या होने वाला है। शाहज़ेब खान ने संजीदा चेहरा लिए अपनी सरबराही कुर्सी पर जमा था। मेरा तुम लोगों को यहाँ बुलाने का सिर्फ इतना मकसद है कि तुम लोग मुझे सच बता सको। मैं कोई इधर-उधर की बात नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ सच सुनना है, जो तुम लोग अपने मुँह से बताओगे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं सच निकलवाने के। शाहज़ेब खान ने इस बार अ, दबदबे से कहा, हाँ, क्योंकि वो इनके उड़े हुए चेहरे की रंगत देखकर समझ चुका था कि कोई ऐसी बात है जो इससे छुपाई गई है। हुक्म कीजिए सरकार, आपको हमसे क्या बात करनी है जिसके लिए हमें अपने डेरे पर बुलाने की ज़हमत की है आपने? इनमें से एक मुज़म्मिल खान का दोस्त इसकी चापलूसी करने लगा है। शाहज़ेब खान को ये देखने में ही बड़ी मिठी-जुटी लगा था। इसकी बात पर शाहज़ेब खान ने अपनी गहरी काली आँखें उठाकर कहा, इस दिन मुज़म्मिल खान वहाँ पर क्या कर रहा था और क्यों अब तुम लोगों की ज़ुबानें फराटे बढ़ते नज़र आए? तुम लोगों की ज़ुबानों से सच निकलना चाहिए। झूठ बोलने की मेरे सामने गलती भी मत करना, वरना इसके सारे ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। मेरे कहर का सामना ही करो तो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। शाहज़ेब खान ने इस बार संजीदा लहजे में वार्न किया था। जी, वो इस दिन मुज़म्मिल खान और रीना बेगम को उठाने गए थे, मेरा मतलब अगवा करने गए थे। इनमें से एक नज़र झुकाकर कई अल्फ़ाज़ सुनते ही शाहज़ेब खान के सर पर के ऊपर आसमान गिरा था, पर वो अभी कुछ बोलने से पहले इनकी बात सुनना चाहता था। और अगवा करने की वजह शाहज़ेब खान ने पुरसोच लहजे में कहा, जिससे वो सोचों के ताने-बाने बन रहा। वो मुज़म्मिल खान हर रोज़ लीना बेगम का रास्ता रोकते थे, पर वो हर बार नज़रअंदाज कर देते। मुज़म्मिल खान का दिल लीना पर था। वो चाहते थे कि कुछ दिन लीना के साथ ज़ैन कुछ बोलते-बोलते रुका था। शाहज़ेब ने इसे जारी रखने का इशारा किया कि बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वो लीना बेगम के साथ दोस्ती रखना चाहते थे। वो चीज़ें जो इनकी दस्तरस में आ जाती से बहुत बेज़ार हो जाते थे, पर लीना बेगम ने किसी भी तौर पर काबू ना आ रही थी, इसलिए उन्होंने लीना बेगम को अपने दूसरे फ्लैट में रखने का इरादा किया, सबसे छुपा कर कि इन पर कोई इल्ज़ाम ना आए और वो अपने इरादे में भी कामयाब हो जाएँ। पर इस दिन अलीना बेगम
से थप्पड़ खाने के बाद आपे से बाहर हो गए और इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे और फिर जो वाक़या हुआ इसका आप सबको इल्म है। इसकी बात सुनने के बाद शाहज़ेब को वाक़ई खुद से नफ़रत महसूस हुई थी। कैसे वो सिर्फ़ एक तरफ की बात सुनकर इस मज़लूम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता रहा था। इसे यकीन था कि इसकी तरह सालेहा खानम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरफ़ा बात से वाक़िफ़ है, वरना वो कभी भी इसे सच ना छुपाती। गुलाम बख्श इन्हें इज़्ज़त के साथ वापस भेज दिया जाए, ये कहते ही वो उठ कर चल दिए। बाकी सब भी अपनी जान बख्श होने पर खुशी का इज़हार कर रहे थे। चलो इनकी जान तो बची, वरना वो सरदार के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। शाहज़ेब खान अपनी जी में बैठा था, खुद को कोस रहा था कि इससे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? वो कैसे किसी के ऊपर इतना बड़ा बुहतान लगा सकता है? ऐसे रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्या कर सकता था? गुस्सा तो कर बैठा था और गलती तो कर बैठा था और अब इस गलती की भी कोई इतलाफ़ ही ना थी शायद इसके नज़दीक। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाकर तैयार हों, भाई आने वाले होंगे। हरम ने खुशी से चहते हुए कहा। लीना ने हरम का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखकर नज़र उतारी थी। खुशी से इसके गाल लाल हो रहे थे। तुम क्या कह रही हो हरम? मैं क्यों तैयार होना है? क्या कोई दावत है आज जिसका मुझे इल्म नहीं है? लीना ने सवालिया नज़र से पूछा क्योंकि वो जब से आई थी किचन का काम सँभाल रही थी। अरे भाभी ये क्या बोल रही हैं? भाई के लिए तैयार होना है क्या? आप बिना बस पागल हैं। हरम इसकी हम-उम्र थी फिर भी एहतराम से भाभी बुलाती थी। हरम की बात सुनकर लीना का चेहरा एकदम उतरा था। इसका उतरा चेहरा देखकर हरम ने पूछा क्या हुआ भाभी? आप अपने भाई को अपने भाई को भी अभी तक माफ़ नहीं किया? नहीं, नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कौन होती हूँ उन्हें माफ़ करने वाली? इनकी जगह कोई भी होता तो अपने खून को आगे रखता। मैं तो इनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कल मुझे बचा लिया। मैं बस ये सोचकर परेशान थी कि पता नहीं मैं इनकी ज़िंदगी में अब कौन-कौन सी मुसीबत लाने वाली हूँ। क्या वो मुझे इस अपनी ज़िंदगी में तस्लीम करेंगे? सुना नहीं तुमने वो क्या कह रहे थे दूसरी शादी के बारे में? शायद वो किसी और को पसंद करते हैं। मैं इनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती और अगर किसी को पसंद करते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है, शादी कर लें। सुबह से शाहज़ेब के एक दिन कमरे से चले जाने पे वो यही समझ रही थी कि शायद वो किसी और को पसंद करते हैं। अभी हरम के बुलाने पर फट पड़ी थी। हरम तो पहले देखती रही, फिर एकदम खिलखिला कर हँस पड़ी। भाभी आप भी ना वाक़ई बहुत मासूम हो। आपको क्या लगता है भाई इस तरह के होंगे इनकी ज़िंदगी में आने वाली आप पहली लड़की हैं। जिस तरह वो सालेहा खानम के सामने बोले, यकीन करें आज तक नहीं बोले, सिर्फ़ आपके लिए बोले हैं, वरना आज तक अम्मी जान की हर बात पर आँखें बंद करके यकीन किया है। आप बस भाईजान को दिल से माफ़ कर दें। हरम की बात पर लीना हरम का चेहरा देखती रही। वो जब से यहाँ आई थी हरम इसका हौसला बढ़ा रही थी। इसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो सालेहा खानम की बेटी है। क्या हुआ भाभी ऐसे क्या देख रही हैं? जाकर भाई के लिए तैयार हो। इसकी बात सुनकर लीना झप गई थी। मैं इनके लिए कैसे तैयार हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, लीना ने बेबस होकर कहा था। इसकी बात सुनकर हरम को वाक़ई ये मामला संगीन लगा था। अगर वो लीना के पास के कपड़े ही ना हों तो वो कैसे तैयार होगी? अचानक इसके ज़हन में एक आइडिया आया। भाभी एक काम करें, मेरे पास एक न्यू ड्रेस है, आप का और मेरा नाप एक है, वो पहन लें, मैं अभी लेकर आती हूँ। हरम ने चुटकी बजाते हुए मसला हल किया था। इसकी बात पर रीना एकदम खिलखिलाकर हँसी थी। पागल हो पूरी, वो क्यों पहनूँगी? वो तुम्हारा सूट है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लीना ने रज़ाने से इनकार किया। ऐसी बात ना करें, हो जाता है आपका मेरा एक ही है, पहनने और तैयार हो जाएँ। मेरे भाई को खूबसूरत बीवी चाहिए, समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हरम ने आँख दबाकर रीना को छेड़ा था। रीना इसकी माने खेज़ी पर लाल सुर्ख हो गई थी, बेशर्म, और बस यही बोलकर भागी। पीछे हरम का कहका गूंजा था। सालेहा खानम, रुबीना और शाहीना सर जोड़कर ताने-बाने बन रही थी। इनके दिमाग की खिचड़ी तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता था। पता नहीं वो अब लीना की ज़िंदगी में क्या ज़हर घोलने वाली थी। सालेहा खानम तो खामोशी और अपने कमरे में थी और सुबह से बाहर नहीं निकली थी। इन्हें शाहज़ेब खान का अंदाज़ बहुत खिल रहा था। वो सर जोड़कर कुछ न कुछ प्लान कर रही थी। इन्हें किसी भी तरह शाहज़ेब खान को वापस अपनी मुट्ठी में लेना था, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता। लीना जालीदार फ्रॉक में क़यामत खेज लग रही थी। इसका सोगवार हुस्न इसे मज़ीद हसीन बना रहा था। ऊपर हरम के किए गए मेकअप के साथ वो दिलकश लग रही थी। हरम ने इसको देखा, कहीं लम्हे देखती रही, एकदम इसके मुँह से निकला था, वो आज तो हमारे भाई गए। इसकी बात सुनकर लीना के सुर्ख़ गुलाब होंठ मुस्कुराहट में डले थे। वो दो आतिशा हुस्न लिए शाहज़ेब खान का इंतज़ार कर रही थी। भाभी एक बात तो बताएँ, हरम ने पुरसोच अंदाज में कहा। लीना ने इसकी तरफ देखा था। क्या हुआ, कहीं मैं बुरी तो नहीं लग रही? इसने घबराते हुए पूछा। ओह हो, इस बात को छोड़े, आप तो इतनी हसीन लग रही हैं कि अगर मैं लड़का होती तो शायद आपको अगवा करके शादी कर चुकी होती। और मैं शौर भरे लहजे में कहा, शरीर ना हो तो। रीना सुर्ख से सुर्ख होती जा रही थी। सुने ना, बताएं आपकी मम्मा ने आपको क्या खाकर पैदा किया? आप इतनी खूबसूरत है। हरम का लहजा शरारत से भरा हुआ था, जैसे आज वो लीना को छोड़ने का इरादा न रखती हो। इसकी बात सुनकर रीना ने इसे गुस्से से देखा, जैसे कह रही हो कि बस भी करो, अच्छा सॉरी, आ जाएं, हमारे कमरे में चलते हैं। इसकी बात पर रीना ने सवालिया नज़र से देखा था। भाभी वो ना, मैं दरअसल भाई को तंग करना चाहती हूँ। इन्हें भी तो पता लगे कि इंतज़ार करना किसे कहते हैं। वैसे भी मैंने आपकी तस्वीर इन्हें चुपके से सेंड कर दी है। वो बेताब
हुए आ रहे होंगे। इसकी गुलअफ़शानी पर लीना का मुँह खुला का खुला रह गया। हरम ने इसका मुँह बंद किया, इसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई थी। शाहज़ेब खान सुबह से डेरे पर बैठा अपने आप को सज़ा दे रहा था। अचानक इसे अपने मोबाइल पर मैसेज की टोन सुनाई दी थी। इसने बेध्यानी से मोबाइल खोला, वहाँ पूरी आबोताब से लीना की तस्वीर जगमगा रही थी। वो कई लम्हे तो इस तस्वीर को देखता रहा, इसे ये भी याद ना रहा कि वो कहाँ है। अचानक इसे होश आया तो वो नीचे हरम का पैगाम था आया हुआ था, जिसमें हरम ने इसे शाह से जल्दी आने को कहा था और एक बड़ा सरप्राइज़ का बोला था। वो हरम की शाह समझ चुका था, इसलिए एक अफसरदा मुस्कुराहट लिए हवेली की जानिब तो रवाना हुआ। शायद खुशियों ने अभी तक इसे रुख ना मोड़ा था। वो अपने रब का शुक्र अदा करते हुए सब छोड़कर भाग निकला था। आज इसकी मोहब्बत इसके लिए पुरपुर सजी थी। वो हवेली पुनः जर्जरती कमरे में की जानिब पर बढ़ गया। खाली कमरा इसका मुँह चढ़ा रहा था। वो यहाँ लीना का तसव्वुर कर रहा था। इसे हरम के इशारे समझ में आ गए थे, उसे तंग कर रहे थे और इसके इशारे पर मुस्कुरा दिया। हरम के कमरे में गया था, दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ लीना सोई हुई थी और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वहाँ हरम होगी। वो बिना आवाज़ के लीना को बाहों में उठाए कमरे में आ गया। इसका दिल लीना को देखकर धड़क रहा था। वो बस लीना को अपनी बाहों में समोना चाहता था, जैसे वक्त रुक जाए और लीना से ऐसे ही इसकी बाहों में रहे। वो इसका सजा सबरा रूप देखता रहा। इसने लीना को बेड पर लेटाया, इसके करीब लेट गया। वो कई लम्हे लीना के चेहरे के तवाफ करता रहा। आखिरकार इसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और रीना पर झुककर इसके चेहरे का बोसा लेने लगा। इसके हर नकोश पर झुककर इसके चेहरे का बोसा लेने का इसका बस चलता तो शायद सारी उम्र ही इस तरह प्यार करता रहे। वो कभी इसकी गाल पर मोहब्बत बखेरने लगता तो कभी होंठों को चूम कर अपनी प्यास बुझाता, पर प्यास थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके लंग्स पर शिद्दत बढ़ती जा रही थी कि एकदम अलीना को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। उसने फट से आंखें खोल ली थी। अपने इतने करीब शाहज़ेब खान को देखकर इसकी सांसें रुक गई थी। इसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो अभी भी इसके होंठ शाहज़ेब खान ने जकड़े हुए थे, जिन्हें वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अलीना ज़रा सा कसमसा कर पीछे होने लगी कि खान ने करवट लेकर इसे खुद के नीचे भेज लिया। वो बस फड़फड़ा कर रह गई थी। लीना को इसकी शिद्दत भरे अंदाज पर खौफ महसूस हुआ था। आखिरकार शाहज़ेब ने इसकी सांसों को मोहलत दे दी थी। लीना गहरी सांस भरती ही शाहज़ेब की गर्म सांसों को अपने गिर्द महसूस कर रही थी। लीना ने उठकर जाना चाहा, पर शाहज़ेब ने इसे ज़ोर से सीने में खींच लिया। अगर वो इसे छोड़ेगा तो लीना से दूर चली जाएगी। खान, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं? उसने अपने कँपकँपाते लबों से पूछा। खान की जान, अभी तो होश आया है। अभी बस खामोशी से इन लम्हात को और हसीन बनाओ। आज तुमने खुद दावत दी है कि मैं तुम्हारे बदन को अपनी मोहब्बत से भर दूँ। गिले-शिकवे बाद में कर लेना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। रीना इतनी कम-अक्ल ना थी कि इसके बहके हुए लहजे को महसूस ना करती। इसने आज तक सिर्फ़ खान का रिज़र्व सा रूप देखा था, ये पर आज वो इसके रोंगटे खड़े कर रहा था। इसकी बात पर रीना के चेहरे पर लाली बिखरी थी। शाहज़ेब इस संगीन इम्तियाज़ को देखते बेखुद सा हुआ था। खान, अभी वो बोली थी कि शाहज़ेब इसके लबों को फिर से कैद कर गया था। वो इस बार भी कुछ ना कर सकी थी। कुछ देर बाद इसने इसे ज़ाद किया था, कहा था मत बोलो, जितना बोलोगे इतनी सज़ा मिलेगी। इसकी बात पर लीना खामोशी से इसकी गुर्बत में लरसने लगी। शाहज़ेब इसके जिस्म की कँपकँपाहट देखते इसकी गर्दन पर झुका और इसकी खुशबू में खुद को बसाने लगा। इसके हर एक कदम पर लीना की सांसें तेज़ सांसें लेने लगी। अब इसकी गुर्बत में मदहोश हो गई थी। इसने खुद को शाहज़ेब के हवाले कर दिया। इसकी खुशनुदी हासिल करने होने पर शाहज़ेब ने अपने जज़्बात का रुख इस पर खोल दिया। इसकी गुर्बत में सारे गम धुलते हुए महसूस हुए थे। शाहज़ेब के शिद्दत भरे अंदाज़ पर वो कई बार बौखलाहट का शिकार हुई थी। सारी रात शाहज़ेब इसकी जिस्म और रूह को अपनी मोहब्बत के मोहरे से महकाता रहा और वो खुद सुपुर्दी दिए इसे कबूल कर रही थी। जब उठी तो इसने अपने आप को शाहज़ेब खान की पनाहों में पाया था। रात की कार्रवाई याद करके इसे शर्म महसूस हो रही थी। वो सोचकर पानी हो रही थी, अब किस तरह शाहज़ेब खान का सामना करेगी। इस रिश्ते को वो भी कायम नहीं करना चाहती थी। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देने का फ़ैसला किया था, पर शाहज़ेब की बेखुदी ने इसे सब कुछ भुला दिया था। वो इन सोचों से जान छुड़ाते हुए उठी। आज या कल इसे रिश्ते को इस्तवार करना ही था, तो क्यों ना वो अपने शौहर की बात मानकर इस बा बात मान लेती। इस बात इसे सुकून दिया था। वो अपना दुपट्टा उठा रही थी, एकदम शाहज़ेब खान ने इसे अपनी बाहों के हिसार में लिया था। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए धड़ाम से इसकी बाहों में आकर गिरी थी। एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो शर्मा कर लाल पीली हो रही थी। वो तब से बेखुदी से शाहज़ेब खान का चेहरा देखते हुए सोचों में गुम थी। इसे मालूम भी ना हुआ कि शाहज़ेब खान जाग गया है। छोड़े मुझे, देखिए सुबह हो गई है। लेना शाहज़ेब खान का ध्यान भटकाने के लिए कहा था। मेरी जान, कोई सुबह नहीं हुई, चुपचाप इधर लेटी रहो। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हवेली का कोई काम करो। मेरा बस चले तो तुम्हें इस बेड से पाँव तक भी ना उतारने दूँ। शाहज़ेब खान ने खुमार आलूद लहजे में कहा था। रीना इसकी बढ़ती हुई शरारतों से तंग आई हुई थी। अभी
بھی اسے رات والا موڈ میں آتا دیکھ کر شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ بس کر دیں، اگر میں آپ کی بات رات سے مان رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ جو تیز رفتاری میں بول رہی تھی۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑائی اور وہ شرم کے مارے چہرہ جھکا گئی۔ شاہ زیب خان اس کے چہرے کے حسین رنگوں میں کھو گیا تھا۔ شاہ زیب خان نے اس کا چہرہ اپنے قریب کرنا چاہا پر اچانک علینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ علینا کے اس عمل پر شاہ زیب خان کے چہرے پر غصے کے تاثرات آئے تھے۔ شاہ زیب خان نے علینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا، اسے اپنے قریب کرتے بولا، تم مجھے جو مرضی آئے کہو، پر اگر میرے سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنے سامنے بٹھا دوں گا۔ اس کی بات پر علینا خوفزدہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ علینا کی خوفزدہ نظر سے دیکھتے ہوئے شاہ زیب خان کو اپنے رویے کا احساس ہوا تھا۔ سوری، میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں اتنے دن خود سے دور رکھا ہے کہ اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی۔ تم مجھے اپنے معاملات میں اس طرح ہی خود غرض پاؤ گی۔ میں تمہیں اب سے نہیں، کافی لمبے عرصے سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تم سے اب دور جانا برداشت نہیں ہے۔ اس کی کافی لمبے عرصے والی بات پر علینا حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس سے سواری نظر کو دیکھتے ہوئے شاہ زیب خان نے بات کو جاری رکھا، وہ علینا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا، وہ علینا کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تمہیں ایک اور بار کالج سے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور تب سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں تم سے سیدھے شادی کا خواہشمند تھا، شاید تم سے کر بھی لیتا، پر وہ مزمل خان کے واقعے کے بعد میں دوہری مشکل میں آ چکا تھا۔ تمہارا نکاح جان زیب سے ہونا طے پایا تھا، تب جان زیب کی زندگی میں حرم کہیں بھی نہ تھی، اور میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم کو خود سے دور نہ کر سکتا تھا، اس لیے خود کو سامنے کیا۔ میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ تائی جان کی باتوں پر یقین کر کے تمہیں قصوروار ٹھہرایا۔ میری غلطی اتنی ہے کہ میں نے تمہارے سے سچ نہ جانا، ایک طرف کی بات سن کر یقین کر لیا، بنا کسی تفتیش کے۔ سچ جاننے کے بعد میں خود سے بھی بہت شرمندہ ہوں۔ شاید میں تمہارے سامنے بھی نہ آتا، پر کل حرم کی تمہاری تصویر بھیجنے پر خود بے قابو ہو گیا۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے اوپر بہت الزام لگائے ہیں جو سچ بھی نہ تھے۔ شاہ زیب خان علینا کے سامنے نادم سا بول رہا تھا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ شاہ زیب کی بات پر علینا کے اندر ایک سکون سا اترا تھا۔ وہ اس بات کو سن کر پرسکون ہوئی تھی کہ اس کی پاک دامنی واضح ہو گئی ہے اس کے شوہر پر۔ علینا کو خاموش دیکھ کر جان زیب خان سمجھا کہ شاید وہ ابھی بھی ناراض ہے۔ علینا، پلیز علینا، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھوں گا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنی تائی جان کی محبت پر قربان کر دیا اور ان کی بات پر یقین کر کے تمہیں سزا دی۔ میں یہ بھی نہ سوچا کہ شاید انہیں بھی صرف آدھی بات معلوم ہو۔ شاہ زیب خان نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی جان سے پیاری تائی جان کے بارے میں بھی اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب خان کے جواب میں علینا نے کہا، میں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت سے اپنی بیوی تسلیم کیا، ورنہ کوئی بھی اپنے بھائی کی قتل کی وجہ کو عزت نہیں دیتا۔ اس میں غلطی کسی کی بھی ہو، بانی میں آئی ہوئی لڑکی کبھی بھی اس کی عزت و احترام کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہ لڑکی صرف ظلم و جبر کا شکار رہتی ہے۔ پر میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کل مجھے بچایا، عزت دی، اپنی بیوی ہونے کا مان دیا۔ مجھ سے معافی مانگتے جب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی، آپ نے تو مجھے میری لٹی ہوئی عزت نفس کو بحال کیا ہے۔ میری پاک دامنی آپ کے اوپر واضح ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کرے۔ علینا بولنے آئی تو بولتی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر شاہ زیب خان کو سکون پہنچا تھا، اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگا کر آنکھیں موند کیا۔ علینا بھی پرسکون سی اس کے سینے پر سر رکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا، اور جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ اسے اپنی محبت سے پوری کر دے گی۔ صبح حرم یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے ناشتہ کرنے آئی تو ٹیبل پر اسد کو اپنے سامنے پا کر اس کا منہ تک کڑوا ہوا تھا۔ جیسے جیسے خود کو سنبھال کر وہ ٹیبل تک آئی تو ناشتہ کرنے لگی۔ اسد نے اس کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کالے لباس میں چاند کو مات دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے اسد کا دل بے ایمان ہو رہا تھا، آنکھوں میں ایک ہوش ٹپکنے لگی۔ حرم کو اس کا خود کو گھٹتے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے ناشتہ کر کے یونیورسٹی جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کھانا کھا رہی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، یار میں بھی تمہارا کزن ہوں، مجھ سے بھی بات کر لیا کرو۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی اسی وقت جان زیب آ گیا۔ اس نے حرم سے بات کرنی تھی پر حرم ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح ناشتے کے ٹائم ہی بات کر لے، پر ادھر اسد کو حرم کا ہاتھ تھامے دیکھ اس نے غصے کا رافعہ بڑھایا تھا۔ حرم نے جان زیب کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسد کا ہاتھ جھٹک کر بولی، اسد بھائی، میں آپ کا احترام صرف امی کی وجہ سے کر رہی ہوں، آئندہ آپ نے مجھ سے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ حرم اس کا منہ توڑ جواب دے کر چلی گئی تھی۔ جان زیب کے ساتھ ساتھ اس کی بہادری نے اسد کو بھی حیران کیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا حرم کو اپنے قابو میں کر لے گا، ڈرا کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ سے یہ سونے کی چڑیا نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر جان زیب پر پڑی۔ وہ خونخوار نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جان زیب اندر سے خوشی سے ناچ رہا تھا کہ حرم نے اس اسد کا جواب خود دے دیا، اس کے دل پر ٹھنڈک ڈال دی تھی۔ وہ اسد کو وہاں اکیلا چھوڑ کر باہر بھاگا تھا، کہیں حرم چلی نہ جائے۔ وہ باہر نکلا تو سامنے حرم اپنا بیگ اٹھائے جانے لگی تھی کہ جان زیب نے اسے پیچھے سے گلے لگایا تھا۔ حرم اس اچانک آفت پر سہمگی سے لگا اسد ہے۔ وہ مڑی اور اچانک اس کا ہاتھ جان زیب کے منہ پر نشان چھوڑ گیا، پر سامنے جان زیب کو دیکھ کر اس کا
ऊपर का साँस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। वो हैरत ज़दा जहाज़ेब को देख रही थी। आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब वो मैं समझी असद भाई, वो टूटे-फूटे अल्फाज़ में बोली थी। घबराहट में इसकी ज़ुबान तालों से जा जिक्री थी और जहाज़ेब को साकित देख और परेशानी थी। वो मैं माफ़ी। अभी वो इसके मुँह में अल्फाज़ ही थे कि जहाज़ेब ने इसे खींच कर अपने करीब किया और इसके लबों पर शिद्दत बिखेरने लगा। उसकी शिद्दत पर आँखों में आँसू लिए देखने लगी थी और सिर्फ़ इसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी। जब इसे अपना साँस बंधत हुआ महसूस हुआ तो जहाज़ेब को धक्का देकर दूर किया और गहरे साँस लेने लगी। अभी इसका साँस बहाल ही हुआ था कि जहाज़ेब ने फिर से इसे अपने करीब किया। दोबारा अपना काम सरअंजाम देने लगा, जैसे इससे बढ़कर इसके लिए कोई काम ना हो। वो इस पर अपनी वहशाना छाप छोड़कर दूर हुआ तो सामने हरम को बेहाल पाया। वो अपने आप को संभालने के चक्कर में इसके सीने से सर टकरा गया और गहरे सांस लेने लगी। आज अनसेब ने इसे मारने में कोई कसर न छोड़ी थी। वो होश में आई तो शर्म से लाल पीली हुई से दूर होने लगी। इसे लगा था ये सब इसको सजा देने के लिए किया है। वो जानने लगी इसकी हिम्मत ना थी कि इसका सामना करती। जाने जान से अपने से पकड़ा और बोला, पूछोगी नहीं कि मैंने बदले में थप्पड़ की जगह प्यार क्यों किया? इसकी बात सुनकर हरम को गुस्सा आया था कि अगर ऐसा ही प्यार है तो इसका तो वो पूरी उम्र इसे दूर ही रहेगी। फिर अपनी सोच पर गड़बड़ाकर से देखने लगी। माय लैडी, ये प्यार जैसा भी है अब इसे भुगतना भी आपने है। मेरा दिल अब मेरे काबू में नहीं है। इसे सिर्फ हरम चाहिए। अब वो ज़िद्दी बच्चे की तरह हरम की पुकार कर रहा है। मेरी जान, ऐसे ही थप्पड़ मारना जब कोई तुम्हें मेरे अलावा भी हाथ लगाए। तुम्हारे पर सिर्फ मेरा हक है और हाथ लगाए इसे मैं खुद निपट लूँगा। वो हरम को हैरान छोड़े इसको मारने पर तुला था। इसकी की गई बात किसी तौर पर भी यकीन के काबिल नहीं थी। वो हैरत से कंग बस एकटक जहाज़ेब को देख रही थी। वो भी बोलेगा कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ। माय लेडी, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा हूँ, मुझे जी भर के देखो इजाज़त है। वैसे भी तैयार हो जाओ रुखसती के लिए। अब मेरा अकेले सोने का दिल नहीं लगता। जहाज़ेब ये बाकी बोलता उसके चक्के चढ़ा गया था। क्या ख्याल है माय लेडी? तैयार होना मेरी गुर्बत में बहकने के लिए बेशर्मता से तंग कर रहा था। जो भी हो, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जब दिल क्या बेइज्जत कर दिया और जब दिल क्या करीब आ गया। मैंने अम्मी को जान को खुद ही मना कर देना है। वो बना कर बोली थी। जहाज़ेब इसकी बात ध्यान से सुनता और एकदम इसका बाजू मरोड़ कर पीछे लगा कर खुद इसके कान में बोला था, मेरी जान, शादी की क्या बात करती हो? चाहो तो अभी कमरे में लेकर जाकर कसपल निकाल दूँ। किसी ने कुछ नहीं कहना बल्कि शुक्रिया अदा करेंगे कि इस घर में भी बच्चों की चिकारें सुनाई देंगी। इस बात को भूल जाओ कि मेरे से दूर जाओगी। मैं तुम्हें एक लम्हा ना खुद से दूर करूँ। अगर तुमने इनकार किया तो सबके सामने तुम्हें ले जाऊँगा। अपने छोटे ज़हन पर ज़ोर ना डालो। जाओ यूनिवर्सिटी, एक हफ्ता तक मेरे कमरे में आ जाओ। बस इसके बारे में सोचो, मुझे कैसे खुश करना है। जैसे इसके कान के लौ को चूमते हुए इसे पानी-पानी कर गया था। उसके ज़ात करने पर बोली, मैं बोला, मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊँगी। वैसे भी मुझे वक़्त चाहिए। अचानक जहाज़ेब ने इसकी बात काटते हुए कहा, लगता है सारा रोमांस आज ही कर लेना है मेरी जान ने। कुछ फर्स्ट नाइट के लिए भी छोड़ दो। वो इसकी बात पर बेबस होते से धक्का देते गाड़ी में बैठकर चली गई। पर इसने वादा किया था कि इसे अब वो इसी तरह तंग करेगी जैसे इसने किया था। इसका खुद से पक्का अहद था। पीछे जहाज़ेब पुरसकून सांस खींचता अंदर की जानिब बढ़ गया। आज जो भी हुआ, इसने अपने दिल की बात सुनकर अपने इस पर अमल किया था और आज इसे पुरसकून मिला। इसे समझ आ गया था कि इसे इसी की तलाश थी। इसे यकीन था वो इस अपनी लेडी को भी मना लेगा। आखिर इसने इसका दिल भी तो बहुत दुखाया था। वो अंदर बढ़ गया। असद की टिकाई करने इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी लेडी का हाथ थामने की। जहाज़ेब अंदर आया दाखिल हुआ तो असद को टीवी देखते पाया, जहाँ सिर्फ मुलाजिम ही जल्दी उठते थे। बाकी घर वाले मर्जी के साथ सब का अलग-अलग वक्त होता था। हसनात साहब को सुबह नाश्ता करवाकर मरियम खातून वापस हो जाती थी। इनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। जहाज़ेब ने इसका गिरबान पकड़ से सामने करते इसके मुँह पर एक जोरदार तमाचे से इस्तकबाल किया। असद हमले के लिए तैयार न था। वो हैरान और परेशान खड़ा इसकी कार्रवाई देख रहा था। जब इसे होश आया तो इसने वापस जहाज़ेब को मारने के लिए हाथ उठाया। इसी वक्त जहाज़ेब ने इसका हाथ रोका और बोला, मेरे भाई, ये गलती ना करना। इस गलती की सज़ा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए सोच समझ कर करना। कुछ अभी तुमने जो हरकत की हरम के साथ, वो मैं घर वालों को बता दूँ तो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालेंगी। ये तो मेरा बस छोटा-सा एक बदला है, वरना आज के बाद तो मुझे हरम के करीब भी नज़र आए तो तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूँगा। लगी समझ, जहाज़ेब ने फ़ोन करते कहा। जहाज़ेब की बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी और वो गुस्से की आग में जलने लगा। इसने दिल में सोचा कि जिस हरम के लिए तुम इतना अच्छा रहे हो, इसे ही तुम्हारे काबिल नहीं छोड़ूँगा। असद ने कुछ सेहत करते हुए कहा और अंदर चल दिया। वो वाक़ई से पंगा ना ले सकता था क्योंकि अभी इसे यहाँ बहुत काम थे और वो काम के बगैर नहीं जा सकता था। इसने इस बेइज्जती का बदला लेने का फ़ैसला किया तो वो वैसे भी हरम को काबू में करना चाहता था। अब तो वो इसकी ज़िद बन गई थी। शाहज़ेब अभी सोया हुआ था। रीना शाहज़ेब को सोता देख नीचे खाना बनाने
आ गई थी। इसने आज ख़ास तौर पर शाहज़ेब के लिए खाना बनाने का सोचा था, इसे सरप्राइज़ देने का इरादा रख दी। फिर इसे नहीं मालूम कि इसकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। वो चेहरे पर शर्मिंदी सी मुस्कुराहट लिए खाना बनाने में बिज़ी थी। कुछ वक़्त गुज़रा तो उसे किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने मुड़कर देखा, पीछे रुबीना को तकते पाया। इसे लगा कोई काम होगा, इसलिए बोली कि जी कोई काम था। इसने ख़ालिसपन से पूछा था, पर रुबीना अभी भी इसे घूर रही थी। रुबीना इसके करीब आई, उसके बालों से पकड़ के सामने धक्का दिया और फकार कर बोली, तुम जैसी पेंटू मिस शाहज़ेब ने क्या देख लिया जो तुम्हारे नखरे उठाता है, सुकून नहीं लेता। एक बात याद रखना, जो भी हो इसकी शादी मुझसे ही होगी। तुम जैसे बल्कि से वो दिल भर रहा है। तुम तो तवाइफ से भी आगे निकल गई हो, रोज़ाना कोई ना कोई शिकार करती हो। कभी इसके अल्फाज मुँह में थे कि लीना ने इसका मुँह दबोच लिया और इसे दूर धक्का देते हुए बोली, मुझे बद किरदार बोलने से पहले खुद को देखो और सोचो कि तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम्हें जांज़ेब के पास भी पटकने नहीं दे रहा। आज के बाद मुझे तुमने इस लहजे में बोला तो तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, सरदार की बीवी हूँ। लगी समझ रुबीना की बात सुनकर राग बगौला हुई थी। तो मैं इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसने ज़हर उगलते हुए ऊँची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। आवाज़, आंटी ज़रा नीचे आइए, ये देखिए लड़की सबको घर से निकालने के इरादे रखती है। वो ज़ोर-शोर से आवाज़ दे रही थी। रीना आवाज़ भागता इसे देखने लगी। वो हैरान थी कि इससे हो क्या गया। आज इसने जो भी बोला वो शाहज़ेब के दिए हुए ईमान से इसने कहा था, पर इसे अब घबराहट हो रही थी। साला खानम जो अपने प्लान के मुताबिक किचन के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। अलीना को बालों से खींच के बाहर धक्का दिया और शाहज़ेब को आवाज़ देने लगी। शाहज़ेब का जो आवाज़ सुनकर नीचे आया था, अलीना को ज़मीन पर गिरे देख परेशान होता इसकी जानिब भागा था और उठाकर इसे खड़ा किया था। जान, अब मैं जा सकता हूँ, आप ये सब इसके साथ किस खुशी में कर रही हैं? शाहज़ेब ने तंज़िया नज़रों से सालिया को देखते हुए पूछा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बीवी से पूछो जो मुझे और बाकी सबको घर से निकाल के इस पर काबू करना चाहती है। मैं पहले ही बोला था, इस गंदे की पोटली को मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर रही। क्या हुआ आप अब बताएँ तो सही। शाहज़ेब इसकी बातों पर रच कर पहले साला खानम की जानिब देखा और फिर अलीना को देखते कहा, मुझसे मत पूछो, फिर कहोगे मेरा ज़ाती मामला। इस गंद की पोटली से कहो कि इसने रुबीना को कहा है कि वो इसके घर की मालकिन है और किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ कहे। साला खानम ने चूर का सहारा लेते हुए कहा। शाहज़ेब ने बेयकीनी से अलीना को देखा। वो मान ही नहीं सकता था अलीना सब कुछ बोल सकती है। आपको गलतफ़हमी हुई है। शाहज़ेब ने अलीना का साथ देते हुए कहा। सालिया खानम इसके इस कदर यकीन लहजे पर डगमगा कर बोली, हाँ तुम्हें इस वचन पर यकीन होगा। इसने रुबीना पर हाथ उठाया, इसे ज़लील किए, सिर्फ यहाँ पैसे के लालच में आई है। अलीना इनकी बात पर रो दी थी। ये झूठ है, सही ऐसा कुछ नहीं है। अलीना का लहजा तरफ लिया था। वो सिर्फ शाहज़ेब खान का यकीन चाहती थी। सालिया खानम इसकी जान बढ़ी और बोली, मुझे झूठा बोलती है। कम साथ बोल उठाया हाथ कि नहीं रुबीना पर वो जी पर इसके हाँ सुनने पर एकदम सालिया खानम का हाथ इस पर उठा और उसे बोलने न देना चाहती थी कि कहीं इसका झूठ सामने ना आ जाए और इनका बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए। 1 मिनट रुके ताईजान। हवेली में शाहज़ेब खान की आवाज़ गूंज रही थी। ताईजान, अगर रुबीना ने हाथ उठाया भी है तो मुझे खुशी है कि कल इसने भी मारा था, आज इसने मार दिया है। क्या कल आपने रुबीना को कभी घर से निकालने की बात कही थी? बाकी रही दूसरी बात, मुझे यकीन है रीना ऐसा नहीं कर सकती। शाहज़ेब बोलकर रीना को उठा और खुद से लगा लिया। घर के मर्द खामोशी से खड़े ये तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी सालिया को रोकने की हिम्मत नहीं की थी। वो अलीना को लेकर जाने लगा। इसे बहुत कुछ समझ आ गया था। ये सब झूठ है। वो सालिया खानम के इस कदर सही बात पर चुप हो गया था कि उन्हें इस पर सबका कैसे, ये तो इसके साथ आई थी और इन्हें सारे जुमले भी याद, कहीं ना कहीं कुछ झूलता। वो जानता था कि अलीना को सालिया खानम पसंद नहीं करती। वो इसको निकालने का कोई ना कोई तरीका अपना सकती हैं। अपना काम बिगड़ता देख सालिया खानम ने पैंतरा बदला था। रुक जाओ शाहज़ेब, आज फैसला हो जाएगा। सालिया खानम की बात सुनकर इसके कदम रुके थे। इसने इन्हें देखा था। मैं सवेली इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाहज़ेब इसे घर से निकालो। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं बस आज फैसला करो तुम। सालिया खानम ने दो टोक अल्फाज में कहा था, मैं इस गंद की पोटली को घर में नहीं रहने दे सकती। और हसन साहब आप समझाए सबको, इस घर में मेरे बेटे के कातिल की कोई जगह नहीं है। सालिया खानम की बात पर हसन साहब का सर खुद ब खुद मुस्बत में हिल गया था। ताईजान, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं 1000 बार लगाए, ये लड़की मेरी बीवी है और इसका कोई कसूर नहीं है। अपने बेटे के करतूत भी अच्छे से जानती है, फिर भी इसको कसूरवार समझ रही हैं। ठीक है, हो गया फैसला। मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो इस तरह मुझे जलील होते ना देख सकता। कल की आयु लड़की की वजह से मेरी खिलाफ वर्जी की जा रही है। यहाँ तो तुम इसे घर से निकालो। कल रुबीना से निकाह करोगे? मैं इसे घर से जाऊँगी। सालिया खानम ने अकड़ कर कहा। इसकी बात सुनकर सब तरफ उठे। ताईजान, आप इस घर में से कहीं नहीं जाएंगी। जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। शाहज़ेब की बात ने अलीना और मरियम खातून के सर पर पहाड़ तोड़ा था। रीना को जैसे यकीन ही नहीं आया। वो इसे नहीं जाने देगा, पर इसकी बात ने इसका गरूर मिट्टी में रुला दिया था। अभी
رات تھی تو اس نے قسمیں وعدے نبھائے۔ شاہ زیب نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہا اس کا دماغ تانے بانے بن رہا تھا، اس کھیل کا ماہر تھا، اب بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سالہ خانم اس کے اتنے جلدی مان جانے پر حیران ہوئی، انہیں شک ہوا اور پھر اپنی جیت سے سرشار ہوتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر کے اور تم ابھی اس لڑکی کو طلاق دو گے؟ انہوں نے الینا کو طنزیہ دیکھتے ہوئے کہا جیسے کہہ رہی ہوں کہ اس حویلی کے مکینوں پر صرف میری چلتی ہے۔ تائی جان جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، الینا کو کل نکاح کے بعد میں طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات نے جہاں خوشی سے بوکھلا دیا تھا وہیں الینا ڈگمگا کر رہ گئی۔ شاہ زیب نے اسے بڑھ کر پکڑنا چاہا جو اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ روبینہ اپنی جیت پر خوشی سے کھل اٹھی تھی، اب یہ وقت بتانے کا تھا کس کی جیت ہوئی ہے۔ الینا بھاگ کر کمرے میں چلی گئی جہاں سے شاہ زیب پیچھے جانے لگا، ابھی وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اسے کچھ بھی کام نہیں بگاڑنا تھا۔ سالہ خانم اور روبینہ کمرے میں چلی گئی جہاں شہینہ بیگم بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ شاہ زیب انہیں دیکھ کر باہر گارڈن میں سیر کے لیے نکل گیا، انہوں نے شکر ادا کیا چلو اس کلموہی کے پاس جا کر کہیں بہک نہ جائے، اس سے اچھا باہر ہی رہے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، انہوں نے اپنی کہانی شاہینہ بیگم کو سنائی تھی۔ شاہ زیب ان کے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگا، جب وہ گئی تو وہ دبے پاؤں ان کے کمرے کے باہر گیا اور سننے لگا، پر دروازے کے باہر آواز نہ آئی۔ اچانک اسے خیال آیا، وہ باہر باغ میں کھلنے والی کھڑکی میں گیا، وہاں شومئی قسمت کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں ان کی گل افشانیاں سننے لگا۔ وہ وہاں شہینہ کو مرچ مسالے لگا کر بتا رہی تھی۔ سالہ خانم کی واقعی قسمت خراب تھی، انہوں نے وہاں اپنی ذہانت اور اپنے پلان کا ہر رخ کھول دیا تھا، انہیں جیت کی خوشی میں لے ڈوبی تھی۔ شاہ زیب خان تو جیسے سکتے کے عالم میں آ گیا تھا، وہ اپنی جو تائی جان کو معصوم سمجھتا تھا، آج ان کا لال دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ اپنی ماں کو چھوڑ کے وہ اپنی تائی کی بات مانتے آیا تھا، ان کی ماں کو بہت کچھ سہنا پڑا تھا، اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو شاید انہیں یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ انہیں ان کے کھیل میں ماں دے کا بس اسے کل کا انتظار تھا، اس کے قدم اب اپنے کمرے کی جانب تھے، اب اسے الینا کو سمجھانا تھا۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے الینا کو گھٹنوں میں سر دیے روتے دیکھا تھا۔ الینا میری بات سنو میری جان۔ شاہ زیب کا لہجہ نرمی لیے ہوا تھا، پر الینا اس کی آواز سن کر ایک دم پاگل ہو گئی اور اس کی جانیں پڑنے لگی۔ الینا نے اس کے پاس جاتے اس کا گریبان پکڑا، اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں اور آپ کی وہ مکار تائی نے مجھ پر اتنا جھوٹے الزام لگائے اور انہیں چھوڑیں آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپ سے کل ہی طلاق لے کر اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی، وہاں مجھے سچا پیار تو ملے گا۔ شاہ زیب اس کی بات پر تڑپ گیا اور اسے باہوں میں بھیجتے ہوئے بولا میری جان میری بات تو سن، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ایسا سوچنا بھی نہ۔ الینا کی اس کی گرفت سے نکلی، بولی کیوں آپ مجھے دنیا سے چھپا کر اپنی حوش کی تسکین چاہتے ہیں؟ کیونکہ تھوڑا تو آپ نے دینا ہی ہے، پھر مجھے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ تو آپ نے دینا ہی، پھر مجھے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہ زیب اس کے الفاظ سن کر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔ الینا خاموش، اب میں تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ سنوں، کاش تم میری بات سن لیتی تو اس طرح کا گند اپنے ذہن میں نہ ڈالتی۔ اب کل ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کیا کرتا ہے، میں تمہارے قریب ہی نہیں آؤں گا اور کل تم واقعی پچھتاوے کی آگ میں جلو گی۔ شاہ زیب اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، وہ الینا کو روتے ہوئے دیکھ کر پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ الینا کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو شرمندگی کے مارے چیخنے رونے لگی۔ باہر جاتے شاہ زیب نے اس کے رونے کی آواز سن کر آنکھیں مچ لی اور کان بند کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاہ زیب خان کو ڈیرے پر بھی ڈھونڈنے آیا تھا، پر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس صبح شاہ زیب خان سے بات کرنے کا ارادہ تھا، اگلے دن بھی شاہ زیب خان سے 2 لمحے کے لیے شکل دکھا کر واپس چلا گیا تھا۔ شام کو نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، روبینہ جیت کے اظہار میں تھی، وہ خود کو اس شاندار حویلی کی مالکن سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران اس کا نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ شاہ زیب تھوڑی دیر پہلے ہی آ چکا تھا، اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جیسے اس شادی سے بہت خوش ہو۔ الینا اپنے کمرے میں بند تھی، کل رات سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا اور نہ ہی پیا تھا، وہ خان کو تیار ہوتے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر کسی اور کو ہونے جا رہا تھا۔ خان نے الینا کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا، الینا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ خان اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے ہلایا تھا، الینا اٹھ جا، تیار ہو جا، سب مہمان آنے والے ہیں، یہ تمہاری کپڑے ہیں، جلدی سے تیار ہو جا۔ وہ الینا کو نام رویہ میں حکم دے رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور یہ کسی اور کی شادی میں جا رہے ہو۔ الینا کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے ہوئے کپڑے جھپٹ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ شاہ زیب خان نے شیروانی والے رو کو دیکھتے ہوئے ہنس دیا تھا، میری شیرنی۔ الینا واش روم سے نکل کر تیار ہونے لگی، اس نے سوچ لیا تھا اگر تباہ ہونا ہی ہے تو کیوں نہ وہ بہادر بن کر ہو، ایسے وہ خود کو تماشا بنا لے گی۔ آج وہ ان کو بھی بتائے گی کہ اگر وہ اسے چھوڑ آئے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خوش ہے، جلد ہی وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو روبینہ کو لے کر
बिठाया गया। जब मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया तो वहाँ पर जहाँ शाहज़ेब खान की जगह फरहान यूसुफ का नाम पाकर बेहोश होने के करीब थी। वहाँ सब नफूस इस बात पर परेशान हो गए कि और बोले कि मौलवी साहब आपसे कोई गलती हुई है निकाह का इसका निकाह शाहज़ेब से है। मौलवी साहब के बोलने से पहले ही शाहज़ेब खान बोल उठा, नहीं रुबीना का निकाह मेरे से नहीं फरहान से हो रहा है। इसने सबके सरों पर बम फोड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो मेरी बेटी, तुम्हारे लिए कोई खिलौना है, तुम जिसे चाहो इसका निकाह कर दो। शहीना बेगम वापस से बाहर हुई थी। शाहज़ेब खान इनके बाद से तमसन बड़े अंदाज में हंसा था। आंटी आपकी बेटी तो खिलौना भी को तो कोई खिलौना भी ना रखे जो खुद अपने आप को खिलौना बनाती है। और वैसे भी मैं इससे निकाह करना ही नहीं चाहता। अपनी बेटी से पूछे क्या ये फरहान के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि इस लड़की का निकाह हो रहा है, वो भी इज्जत एहतराम के साथ, वरना इस जैसे लड़कियों को घर में दाखिल ना होने दे कोई। शाहज़ेब के बोलने की देर थी कि सब एकदम उठ खड़े हुए। सब से पहले सना साहब उठे थे। शाहज़ेब की तुम क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? तुम किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो आज पहली बार इस तरह घर के मामले में बोले थे। साला खानम तो बोलने के काबिल भी ना रही थी। बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। आप पूछे ना शाहाना बेगम से ये सच है कि झूठ है? मेरे पास पूरे प्रूफ हैं और ये लड़की वाकई में फरहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसका मकसद मुझसे शादी करके सिर्फ इस बच्चे को मेरा नाम देना था। वो तो शुक्र है कि कुछ दिन पहले फरहान मेरे से मिलकर बात कर चुका था, वरना मुझे कभी सच का पता ही ना चलता। ये लड़की अपना गद मेरे सर पर थोपना चाहती है। शाहज़ेब की बात पर सना साहब ने शाहीना बेगम की तरफ देखा और पूछना, जिस पर शाहीना बेगम का सर सच में झुक गया था। अब छुपाने का कोई फ़ायदा। रुबीना की शादी फरहान से करना चाहती थी क्योंकि इनके पास अपनी इज्जत बचाने का यही तरीका था। पर साले खानम ने इनसे शाहज़ेब के रिश्ते की बात की तो रुबीना और शहीना बेगम लालच में आकर वहाँ से भाग निकली थी। उन्होंने साले खानम को ज़ोर देकर जल्दी शादी का शोर मचाया ताकि इनका झूठ छुपा रहे, पर अब सच सबके सामने आया और वो खामोश हो गई थी। अब रुबीना को भी अपनी इज़्ज़त फरहान के साथ निकाह में ही लगी थी क्योंकि वो अभी भी रुबीना को अपनाना चाहता था अपने बच्चे के लिए। वो खामोशी से इसका निकाह पर रज़ामंद हो गई थी। सालिया खानम को मुँह की खानी पड़ी थी। वो जिस लड़की के साथ शाहज़ेब खान की शादी करना चाहती थी वो ऐसे निकलेगी, इस बात ने इन्हें कहीं भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ अलीना इस कार्रवाई को देखते हुए खुद ही शर्मिंदा थी कि किस तरह शाहज़ेब खान को बातें सुनाई। रुबीना निकाह करके शाहीना बेगम के साथ चलती, सबने इनके जानने को ही हाफ़िज़ जाना था। इसके जाते ही सालिया खानम सोफ़े पर रह गई थी। इसी वक्त शाहज़ेब किसी को लेकर हवेली में दाखिल हुआ तो अलीना ये देखते बेकाबू हुई इस वजूद की तरफ भागी थी। अलीना अपने बाबा को पाकर हैरान और परेशान थी। जब इसे यकीन आया कि इसके बाबा ही हैं, वो दौड़कर इनकी बाहों में समा गई थी। वो इनके सीने से लगी रोने का शुक्र फरमा रही थी। इसे होश ही नहीं रहा कि कोई इसे देख रहा है। इसके रोने के इरादे को बढ़ते देख शाहज़ेब इनकी बाहों से निकाले इसे अपने हिसार में ले गया था। रीना इसकी तरफ शुक्रिया करती नज़रों से देखा था। इसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह वो शुक्रिया अदा करे। आज मेरी और रीना की रुखसती है और मैं नहीं चाहता कि इसमें रीना को भी किसी किस्म का पछतावा। इसका बाप इसमें शामिल नहीं। जो होना था हो गया। अब मैं और रीना इस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकते। लीना मेरी बीवी है और बीवी ही रहेगी और जिससे इस हवेली से जाना है वो जा सकता है, खुली इजाज़त है। अगर तुमने ऐसे ही करना था तो सीधा हमें बता दे, तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। साले खानम इस पर अपने पुराने दम ख़म से बोली थी, ताईजान आप तो बोले ही ना, आप जैसी लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। शाहज़ेब इन के लहजे में जवाब देते बोला, शाहज़ेब तुम से बात करो, आज जो भी हो इसमें साले खानम का क्या कसूर। अगर इन्हें इल्म होता तो वो कभी शादी का ना बोलती। सदना साहब ने इसे डांटते हुए कहा, बाबा आपको नहीं मालूम, आप हमेशा इस औरत को इज़्ज़त देते आए हैं। ये काबिल नहीं है जो औरत फ़ायदे के लिए किसी की कोख उजाड़ने की कोशिश करे, इसको इज़्ज़त देना गलत है। औरत हमारी कुछ नहीं लगती। इसने इस हवेली पर और हम सब पर अपना कब्जा करने के लिए मेरी माँ को मारने की कोशिश की और जब वो ना हो सका तो हमें अपने काबू में कर लिया और मेरी माँ को ज़लील किया। हमें पैदा होने से पहले मारना चाहा और अलीना के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगाए। इन्हें अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आई, बस लालच में अंधी होकर किसी मासूम पर इल्ज़ाम लगाती है और आज जो कुछ हुआ इसमें भी इस औरत का ही हाथ है। बस वो मुझे इनकी बातें सुन ली तो इस लालच औरत का असल चेहरा सामने आ गया। इसे तो अपने बेटे की मौत की भी परवाह नहीं थी। शाहज़ेब खान बोलने पाया तो सच साहब के सामने खुल गया था। सब इसके सच को सुनकर साकित खड़े थे। झूठ है ये, ऐसा नहीं हो सकता। हसन साहब बेबस होकर बोले थे, इनका एतबार टूटा था। साला खानम तो बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। यही सच है, नहीं तो पूछ लें इस औरत से जिसके पीछे लगकर हम अपनी माँ की हक तलफी करते आए थे। शाहज़ेब के बोलने पर साला खानम अलीना पर चपड़ने लगी। इस मनहूस की वजह से सब बर्बाद हो गया, सब झूठ है। मैं सिर्फ इस हवेली पर अपनी हुक्म मनानी चाहती थी। इस डायन की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब अलीना के पास जाती कि हसन साहब का हाथ इन पर बैठा था। साला खानम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना गिर जाओगे तुम। साला खानम मुँह पर हाथ रखे बेयकीनी से देखने लगी। आज से पहले कभी भी उन्होंने इन पर हाथ नहीं उठाया तो आज सबके सामने शाहज़ेब मरियम खातून के पास गए और उनके आगे हाथ जोड़ दिए थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने जो भी किया इसकी माफ़ी मांगता हूँ। तो
نہیں، معافی کے قابل تو نہیں ہے پلیز، لیکن پھر مجھے معاف کر دیں۔ شاہ زیب کے ساتھ ساتھ جہاں زیب بھی اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ اسے بھی سچ جان کر کچھ شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ مریم نے بنا کچھ کہے انہیں سینے سے لگا لیا تھا۔ ہند سے حسن اور حسنان صاحب نے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ مریم خاتون سد اور حسنان صاحب نظر ملانے کے قابل نہ رہے تھے کہ ان کے سامنے ان کی بیوی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، وہ لائن رہے۔ کچھ دیر بعد جب حالات نارمل ہوئے تو شاہ زیب خان نے اپنی رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ یار میری بھی رخصتی کروا دو، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ آپ لوگ تو اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ اس کے بعد حرم نے کہا لگایا تھا۔ حرم اپنی ماں کی یہ حرکت دیکھ کر بہت اداس ہوئی تھی، پر اس نے انہیں کمرے میں چھوڑ کر واپس آ گئی کیونکہ وہ انہیں سوچنے کا وقت دینا چاہتی تھی۔ بھائی جتنا آپ نے ہمیں تنگ کیا ہے نا، یہ تنگ کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اب بھول جائیں، آپ کی بیوی آپ کو ملے گی۔ حرم نے شاہ زیب کے بے چین چہرے کو دیکھتے ہوئے مذاق میں کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ زیب خان ایک دم گڑبڑا گیا اور بولا، حرم میری لاڈلی بہن، یہ ظلم نہ کرو، تمہارا بھائی آپ کی بھابھی کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوب چکا ہے۔ اگر مجھے یہ میری بیوی نہ ملی تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کے بے باکی پر حرم کا منہ کھلا کو کھلا رہ گیا۔ وہیں علینا منہ چھپانے کو جگہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ بھائی آپ اتنے بے شرم تو نہ تھے، حرم کے منہ سے ایک دم نکلا، جس پر سب ہنس دیے۔ شاہ زیب نے اٹھ کر لینا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کمرے میں جانے لگا۔ پیچھے سے سب کا منہ اس کی جرأت پر کھل گیا تھا۔ لینا خود شرم سے پانی پانی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب نے تو اب باقاعدہ ووٹنگ کی تھی۔ شاہ زیب کان بند کرتے کمرے میں گھس گیا تھا۔ کمرے میں جاتے اس نے علینا کا ہاتھ چھوڑا تھا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ علینا جو اس کے رویے پر خوش ہو گئی تھی، اس نے اسے معاف کر دیا اور اس کا رویہ دیکھ کر پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ شاہ زیب واپس آ کر بیڈ پر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ علینا وہی اس کی بے رخی کو رو دینے کے لیے تیار تھی۔ شاہ زیب کچھ دیر تو اس کے رونے کو دیکھ کر برداشت کرتا رہا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گی تو اٹھا اور علینا کو دیکھنے لگا۔ اب سونے کا ارادہ ہے کہ ساری رات جاگ کر چوکیداری کرنی ہے۔ شاہ زیب نے طنز کے تیر چلائے تھے۔ اس کے طنز پر علینا اور رونے لگی۔ شاہ زیب نے اسے روتے دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ اسے علینا پر پیار آ رہا تھا جو اسے منانے کی بجائے خود رو رہی تھی۔ شاہ زیب اٹھا اور اسے اپنے پاس لے گیا۔ لمحے دیکھتے پھر ایک دم اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی جانب لیے بیٹھ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ علینا ابھی بھی اس کی گود میں تھی، وہ جو رونے میں شغل فرما رہی تھی۔ اس کی حرکت پر عجب گئی۔ شاہ زیب نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا اور بولا، بیگم صاحب آپ منا نہیں سکتی تو غصہ دلانے والے کام کیوں کرتی ہیں؟ شاہ زیب نے اشارے سے اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے کہا۔ علینا اس کی بات پر شرمائی اور بولی، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو کیسے مناؤں؟ سوچ سوچ کر رونا آ رہا ہے۔ علینا کی معصومیت سے کہنے پر شاہ زیب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ شاہ زیب اس کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے اسے خود میں بیٹھ رہا تھا۔ علینا آج کے بعد جو بھی ہو مجھ پر یقین رکھنا، میں کبھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ علینا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولی، خان میں جان بوجھ کر نہیں کہ بولنا چاہتی، وہ بس آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ بس میرے منہ سے نکل گیا۔ پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے بابا سے ملی۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ علینا کے بابا اس سے مل کر واپس چلے گئے تھے، انہیں کچھ کام تھا۔ جی میری جان، کیوں نہیں، جب مرضی مل لینا، آپ کو میرا خیال نہیں؟ مجھے تو ہے۔ علینا اب اس کی گود میں بیٹھی اس کے سینے کے بالوں سے کھیلتی چوکی تھی۔ کیا نہیں خیال رکھا میں نے جناب؟ علینا کے لاڈ بھرے لہجے میں بولنے پر شاہ زیب دل و جان سے ہارا تھا۔ جی پتہ مجھے کتنا خیال، ابھی تک اپنے نامراد شوہر کو خود سے دور رکھا ہے، پتہ بھی ہے اس مظلوم پر کیا گزری ہے۔ اس کے انداز پر علینا ہنسی تھی اور اس کی گود سے نکل کر بھاگنے لگی۔ علینا کو بھاگتے دیکھ شاہ زیب نے اسے کھینچ کے بیڈ پر گرایا اور اس کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ کہاں بیگم، مجھ سے آج آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ علینا بنا کسی جھجک کے اس کا پیار وصولنے لگی تھی۔ شاہ زیب پیچھے ہٹتے ہی علینا کے اس گال پر بوسہ دیا تھا، پھر خود ہی شرما کے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ اس کے خود بخود شرمائے جانے پر شاہ زیب کا جھاندار کہکہ گونجا تھا۔ شاہ زیب اس کی گردن کو چومتے بہکنے لگا تھا۔ علینا اس کو خود سپردی دے دی تھی۔ شاہ زیب اس کے ہاتھوں کو دبوچے اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ علینا گہری سانس بھرتی اس کے بڑھتے قدم لال پیلی ہوتی محسوس کرنے لگی۔ رات گزرتے شاہ زیب کی شرطیں بڑھتی گئیں جنہیں علینا کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد جہاں زیب اور حرم کی رخصتی تھی۔ مریم خاتون خوشی سے سب کام کر رہی تھی، انہیں آج پہلی بار یہ مقام دیا گیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ صالح خانم کی باتیں سن کر کام کرتی تھی۔ حرم کو جہاں زیب سے پردہ کروایا گیا تھا۔ مریم خاتون کی فرمائش سے ساری رسمیں رکھی گئی تھیں۔ حرم اپنے کمرے میں بیٹھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ نہا کر نکلی، ویسے ہی بات گاؤن میں الٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ اسے کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے نظر گھما کر سامنے صوفے پر دیکھا جہاں وہ برجمان سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حرم کو گہری نظر سے تاڑ رہا تھا۔ حرم کی لمحے تو اس موجودگی کا یقین کرنے لگی۔ ابھی اسے
लगा कि शायद वो दिन में ख्वाब देख रही है, पर जहाँ ज़ेब को वाक़ई में उठकर अपनी चादर देखकर इसके होश ठिकाने आ गए थे। उसे उन हाथों और दिमाग के साथ जहाँ ज़ेब को देखने लगी थी। जहाँ ज़ेब के करीब आ जाने पर हरम के अलावा फड़फड़ा कर हिले, "आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे कमरे में कब आए? वापस जाएँ, कोई देख लेगा।" हरम ने पहले नरम लहजे में कहा, पर आखिर में जाते ही इसका लहजा सख्त हो गया था। वो किसी न किसी तरह जहाँ ज़ेब को कमरे से निकालना चाहती थी, पर जहाँ ज़ेब था जो चुप साधे से देख रहा था। हरम में अपनी जगह जमकर खड़ी दे इसकी जानिब बढ़ी और हाथों से बाहर धकेलने लगी। इस वक़्त इसे यहाँ कोई देख लेता तो कितनी शर्मिंदगी होती। जहाँ से बट इसे मिस ना हुआ। इसने एकदम हरम के गिर्द जाल बनाया था। हरम का दिल किया, इसका मुँह नोच ले, जिसे हरम रोमांस की सोचती थी। "आप मुझे छोड़ेंगे नहीं या मैं छोड़ मचाऊँ?" हरम ने बिना किसी लिहाज़ के कहा था। माय लेडी, अगर कोई बीवी इस लिबास में वेलकम करे शौहर का, तो बेचारा शौहर भी इंसान है, कितना रोके खुद को। जहाँ ने इसे गहरी नज़र से देखा था। हरम को अचानक अपने लिबास का एहसास हुआ। इसका बात कौन खींचातानी में कंधे से नीचे होकर सीने की गहराई साफ वाज़ेह कर रहा था। हरम ने जल्दी से अपना कंधे से गाउन ऊपर किया। इसका रंग लाल पीला हो गया था। वो कभी भी इस तरह के लिए में सामने ना आई थी। वो घबराते हुए पीछे होने लगी, पर जहाँ ने इसके गिर्द बाजू का घेरा और तंग किया था। वो इसे बाहों में उठाए बैठ तक लाया था। "ये आप क्या कर रहे हैं? जाएँ आप प्लीज़, कोई आ जाएगा, वो डाँट पड़ेगी।" हरम ने इसे डराना चाहा। "आज तो भूल ही जाओ, मैं यहाँ से जाऊँगा। आज की रात मैं अपनी बीवी के साथ गुज़ारूँगा।" जहाँ ने इसके ऊपर चादर ओढ़ते हुए कहा था। "अच्छा आप रुके, मैं कपड़े पहन आऊँ?" हरम ने आखिरकार शर्मिंदगी से पानी-पानी होते हुए कहा, "माय लेडी, ऐसे ही सही मैं हूँ ना? मैं तो कहता हूँ शादी के बाद भी ऐसे ही वेलकम करना रात को।" और जहाँ ज़ेब अरब की पटली सहलाते हुए उसके गिर्द अपना आसार बनाता हुआ बोला। हरम जो भागने की तैयारी में थी, इसका सारा वज़न खुद पर महसूस करते दंग रह गई थी। जहाँ ज़ेब की बढ़ती हुई गुस्ताखी से सिमटने पर मजबूर कर रही थी। जहाँ ज़ेब इसकी गर्दन में उँगलियों से अपना दम से छोड़ रहा था। "तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो? माना कि मेरा रवैया गलत था, पर मुझे तुमसे सच में शदीद मोहब्बत है। तुम्हारा मुझसे भागना मुझे तकलीफ़ देता है।" जहाँ ज़ेब की आवाज़ में गर्म महसूस करते हरम को अपना रवैये का एहसास हुआ था। इससे वैसे ही कर रही थी, वो तो प्यार करती थी इससे, और वो तो इसे तंग कर रही थी। जहाँ सेब से फिर भी इसकी गलतियों को माफ़ करने की बजाय इसे खुद से दूर कर रही थी। इसने तो रो-रो कर जहाँ सेब की मोहब्बत माँगी थी, और जब मिली तो इसे ऐसा रवैया कहाँ की अक्लमंदी थी। हरम ने कुछ सोचते जहाँ सेब के सीने पर सर रख कर आँखें मूंद ली थी। जहाँ से पहले तो हैरान हुआ इसकी पेशकदमी, फिर होश में आते ही इसके लबों पर झुका, और ये ख़्याल ही बहुत हसीन था कि हरम सिर्फ़ इसकी है और इसने इसे माफ़ कर दिया। उसके लबों पर नरमी से झुका इसे मुतबर कर रहा था। आहिस्ता से दूर होते हुए इसके शर्माए हुए रूप को देखते अपनी नज़रों में समोने लगा। "लग तो हो चॉकलेट रही हो, पर क्या करूँ खाने का परमेंट मुझे असल में कल मिलना है। सो बेबी, मेरा दिल ख़राब हो और मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊँ, मेरा चले जाना ही अच्छा है।" इसके एकदम भागने पर रम कहका गूंजा था। इसके हँसने पर जासिम वापस मुड़ा, इसे अपनी जानिब खींचकर फिर से इसके लबों पर का शिकार किया था। इसके लबों की चाशनी महसूस करते सिर्फ़ उसे अलहदा करता बाहर निकल गया। पीछे हरम को अब इसके अंदाज़ की आदत हो गई थी। वो जब भी कोई गलती करती, वो इसे ऐसे ही फड़फड़ा कर रख देता था। सुबह रुखसती की तैयारी शुरू हो गई थी। शाम को हरम को शाहज़ेब के साथ बिठाया गया। इसकी आंखों में आंसू थे। जो भी था, इसे अपनी माँ के ना होने का दुख था। सारा खाना अपनी हार कबूल करते कमरे में लेटी इन्हें दमक हक अपनी बेटी याद आ रही थी। काश वो लालच में ना होती, तो इन्हें इस तरह से दूर ना होना पड़ता, पर उन्होंने इरादा किया था वो अपने अमल से सब कुछ संभाल लेंगी। हरम को जाहज़ेब के साथ बिठाकर बहुत शर्म आ रही थी। कहीं न कहीं जाहज़ेब भी ऐसी ज़ोमैनी बात कर देता, वो परेशान हो जाती थी। अभी भी जाहज़ेब इसके हाथ को पकड़े सबके सामने सुला रहा था कि कई बार इसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, पर वो हर बार इसे और ज़ोर से पकड़ लेता। वो झंझला गई थी। कभी दुपट्टा सेट कर रहा था, कभी इसकी कमर में हाथ डालकर बैठ जाता। 2 मिनट बाद इसकी आवाज़ आती, "माय लेडी, थक गई हो तो चले कमरे में।" वो इसकी जल्दबाज़ी पर हैरान और परेशान थी। कहाँ वो इसे पसंद ना करता था, और अब ऐसे कर रहा था जैसे उठाकर ले जाएगा। हरम की नाक में दम किया होता इसने। अभी वो कज़िन्स की छेड़छाड़ से निपट कर फिर से हरम के हाथ को पकड़ कर बैठा, जैसे हरम कहीं गुम हो जाएगी। हरम ने भी गहरा साँस भरते इसे देखकर मुस्कुरा दी। मरियम खातून जो जहाँ के हरम को तंग करने पर हँसती नज़र उतार रही थी। दोनों की जोड़ी नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। हाय ब्यूटीफुल लेडी, कैसी हैं आप? जहाँ शाहज़ेब के दूर पड़े कज़न जो लीना के को सुर्ख रंग में तितली बनकर उड़ते देख रहा था, इसकी जानिब बढ़ा। "जी, आपको ना लीना को इसका इस तरह मुखातिब करना अजीब लगा था?" इसने ठंडे ठार लहजे में पूछा था। अभी वो कोई जवाब देता कि इसी वक्त शाहज़ेब आया था। इसने लीना के कंधे पर हाथ रखा और बोला, "जी, कोई मसला, कोई काम है तो मुझे बताएं।" वो सामने सरदार को देखकर डर कर चलता बना। इसे इसके दरमियान बेतकल्फ़ी देखकर अंदाज़ा हो चुका था इनके रिश्ते का। लीना की इसे भाग कर जाते देख हँसी का फव्वारा निकला। इसकी हँसी तब तो कंट्रोल हुई जब शाहज़ेब इसे वहाँ अकेला छोड़कर गुस्से से चला गया था। लीना को एकदम इसके गुस्से से डर लगा था। सारे फंक्शन लीना शाहज़ेब को ढूँढ कर पास जाती, उसको इग्नोर करता निकल जाता।
था। जैसे तैसे करके फंक्शन खत्म हुआ। हरम को जान सेब के कमरे में बिठा दिया गया। हरम कजन्स के हमरा के लिए कमरे में थी। जान सेब को वो लोग रोक कर खड़े थे। यार तुम लोगों ने मिलने देना है कि नहीं? मेरी बीवी से खुद तो शादी करवा कर बच्चे पैदा कर लिए, सब अब मिर्चें लग रही हैं मेरी बारी में। शाह सेब ने सब ने बेशर्मों की तरह बोला। सबको मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढने पर मजबूर कर दिया। जबकि यंग जनरेशन के छत पर का अंदर बैठी हरम को भी डरा गया था। हरम को रह रह कर जान सेब के तो हैरान कर रहे थे। आ जाए सही, वो इसके पास बताएगी वो इसे। हरम सब की माने खजी नजरें और हंसी देखकर तब गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजूबा हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ जाजेब की वजह से। जाजेब से पैसे मांग मांग कर रीना की बस हो चुकी थी, पर वो था कि देने को तैयार नहीं था। आखिर तंग आकर रीना ने शाहजेब की तरफ मतवजा, पर इसके बोलने से पहले ही वो वहाँ से जा चुका था। रीना को आज शाहजेब ने खूब रुलाया था। आज भी वो इसके रवैये पर रोने वाली हो गई थी, पर वो ज़बरदस्ती चाहे मुस्कुराहट चेहरे पर से चाहे शोर शराबे का हिस्सा बन गई थी। वो किसी भी तरह कुछ भी नहीं शो करना चाहती थी, इसलिए शाहजेब की खुशियों के लिए वो वापस इससे पैसे मांगने लगी। यार देखो, मुझे दुल्हन के जाने की धमकी ना देना। दो इतना कोई पैदा नहीं हुआ मेरी हरम को मुझसे दूर करे। दूसरी बात, ये पैसे लेने में अपने बंदों से लो, मुझे क्यों कंगाल कर रही हो? मैं खुद नया नया शादीशुदा हुआ हूँ। जहाँ जेब के लहजे पर सबका मुंह खुल गया था। वो कुछ कहते कि इसी वक्त दरवाजे खुलने की आवाज़ आई थी। जहाँ हरम होश उड़ाने वाली हुलिया में खूंखार बनी परस इन्हें पकड़ाती। जहाँ जेब का बाजू पकड़ कर इसे अंदर कमरे में लेगी। सब हैरानी से दुल्हन का खूंखार रूप देखकर पहले तो हैरान हुए, फिर हंसना शुरू हो गए कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी हसीन की। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार दुल्हन को इतने दबंग अंदाज में दूल्हा को लेकर जाते देखा था। कोने में जाते ही इनकी हंसी सुनते हरम की एकदम शर्म ने आन घेरा था। वो जो गुस्से में जाहसेब को ले आई थी, अब इसके सीने से लगी मुँह छुपाने लगी। अब इसे एहसास हुआ कि वो क्या कर चुकी है। जाहसेब ने हंसने हुए अपनी मासूम दुल्हन के गिर्द बाजू का जाल बनाया था। कुछ देर इसके सीने से लगी रही, फिर जाहसेब की जुबान को खुजली हुई थी। यार अब पीछे हो जाओ, अब हम दूल्हा दुल्हन वाली रस्म तो अदा कर सकते हैं ना? वो हरम को सिमटने पर मजबूर कर गया था। इसके सीने में बीजी जा रही थी। छुपने की नाकाम कोशिश करते वो जाहसेब के जज्बात जगा गई थी। वो इसे दीवार के साथ लगाता इसके लबों पर झुका था। वो इन्हें इतनी शिद्दत से इस नशीले लबों को जाम पीने लगा। हरम खुद को संभालती इसके गले के गिर्द बाजू लिपट गई थी। जाहसेब इसके लबों को आज़ाद करता इसके चेहरे को देखने लगा। वो गहरे सांस भरती से मदहोश कर रही थी। जाहसेब ने इसके दुपट्टे को इससे अलहदा करते दूर फेंका था। इसकी गर्दन में चेहरा देते इसकी खुशबू महसूस करने लगा। इसकी सांसों की महक गर्दन में महसूस करते हरम ने लंबे सांस भरे थे। इसे उम्मीद न थी कि जाहसेब इस कदर शिद्दत पसंद होगा। वो एक लम्हे के लिए खुद से अलग नहीं कर रहा था। जाहसेब इसकी चोटी की डोरी खोल दी थी। इसको कंधे से सरकाते हुए वहाँ अपने लब रख दिए। हरम के सीने की गहराई इसके सामने वाज़ह थी और वो हाथों से अपने आप को छुपाती जाहसेब से छुपने लगी थी। जाहसेब ने इसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। वो अभी खुद के गिर्द हाथ बांधते खुद को छुपा रही थी। जाहसेब ने इसके हाथों को चूमते इसका साथ तोड़ा था। वो इसके गले में रॉकेट डालने लगा। जाहसेब ने इसके गले को बोसा देते इसकी गर्दन को लॉकेट से सजाया था। उसके कान के पास झुकते बोला था, अब यार शर्म मानने की बजाय मुझे अपना हक वसूल करने तो आज कोई राहत नहीं मिलेगी। हरम इसकी बात सुनकर सिमटी थी। हरम की सुराहीदार गर्दन में लॉकेट जगमगा रहा था। जाहसेब बहकते हुए इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगा। हरम ने भी इसके बेलगाम जज्बात को खुला छोड़ दिया और आज वो अपने शोहर की संगत में थी, सब गम भुलाकर। रीना कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही शाहजेब सोने की तैयारी करते पाया। इस बात करना चाहती थी, पर इसके करीब जाती वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता। अब अलीना इससे बात करने थी, पर शाहजेब ने सोने लगा था। अलीना भाग कर इसके सीने से लगी। इसका शाहजेब की नाराज़गी से वहशत हो रही थी, इसलिए इसके सीने से लगी रोने लगी। शाहजेब खान ने इसको रोते देख इसका चेहरा दबोचा और खूंखार नज़र से बोला था, अगर तुमने अब रोना शुरू किया तो मैं बहुत बुरा करूँगा, समझी? शाहजेब की दार ने अलीना के खौफ के मारे और भी रोना शुरू कर दिया था। शाहजेब इसको और रोते देखकर खुद का पुरसुकून करने लगा। अलीना रोते रोते बोला, मुझसे नाराज़ क्यों है? मैंने नहीं बोला, वो खुद आए थे, मैं तो जानती भी नहीं थी ने। अलीना सुसु करती इसके सीने लगी। बोले, शाहजेब का सारा गुस्सा खत्म हो गया था। वो इसे सीने से लगाए बैठा था। वो शाहजेब के गुस्से से डर कर भी रो रही थी। यार अच्छा सॉरी, गुस्सा आ गया था। अब तुम्हें इस घूरने पर मुझे ये नहीं कि तुमने बोला या नहीं, इसने मुझे तुम पर यकीन है। शाहजेब के बोलने पर अलीना ने सर उठा के से गुस्से से देखा, इतनी सी बात पर आपने मुझे इतना रुलाया? अलीना के रूठे लहजे पर शाहजेब हंसा था। मेरी जान, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मैं इतनी देर इसकी नज़रें महसूस करते कांटों पर चला हूँ। शाहजेब अलीना के दोनों गालों पर बोसा देते हुए बोला था, वैसे अभी तक तुमने मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया, मुझसे अभी भी नाराज़ तो नहीं हो? शाहजेब इसे छेड़ते हुए बोला। उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। अलीना इसकी बात पर तड़प उठी और शाहजेब की तरफ देखते बोली, आप मुझे तंग ना करें, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अलीना को शर्मा कर बोली थी। इसके बोलने की देर थी। शाहजेब इसके लबों पर झुका, वहाँ अपनी छाप छोड़ने लगा। अलीना को न डाल करते इसने छोड़ा था। वो सर नीचे की सांस हाल करने लगी। शाहजेब इसे खुद पर गिराते बहकने लगा। सारे गिले शिकवे खत्म होने लगे, जैसे
شاہ زیب کا پرانا روپ بھی جاگ گیا، ہولینا بھی خود سپردی دیتے اس کا پیار وصول کرنے لگی۔ اس رات حویلی کے مکین دل میں بنا کوئی غرض اور مطلوب لیے سوئے تھے۔ گھر آتے ہی سالہ خانم نے ان سے معافی مانگی تھی، جس پر سب سے پہلے مریم خانم ان کے گلے لگی تھی۔ جو بھی ہو، معاف کرنے کے بعد بھی اپنا مقام بنانے میں وقت لگتا ہے۔ سالہ خانم نے سوچ لیا تھا اب انہیں اپنا مقام بحال کرنے میں وقت تو لگے گا، پر وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ ڈیئر ریڈرز، ناول کا نام تھا عشق اور جنون۔ اس کی رائٹر ہیں از قلم حیا احمد۔ تو کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔